स्वागत है आप सभी साथियों का यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तय समय सारणी के अनुसार आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज का भाग 1। परीक्षा में जितने ज़रूरी हैं, जितने तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, सारे फैक्ट, सारे तथ्य मैं कवर करते चलूँगा। बस आपको पढ़ने में और समझने में ध्यान लगाना है, लिखने में उतना ज़ोर नहीं लगाना है, क्योंकि देखिए दोस्तों समय नहीं है। कम समय में हमको कैसे पूरा पंचायती राज कवर करना है, इसी उद्देश्य से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ संपूर्ण पंचायती राज का यह वीडियो, जो भाग 1 होने वाला है। ठीक है, पंचायती राज 2 भाग में और नगरीय निकाय 2 भाग में मैं आपको कवर करूँगा। जो कुल 4 क्लास में आपके पूरे पंचायत और नगरीय निकाय कवर हो जाने वाले हैं। जितना ज़रूरी है मैं कोई भी बातें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अगर परीक्षा का अंतिम समय भी है, लेकिन फिर भी मैं स्किप करके नहीं पढ़ाने वाला हूं। जितने प्रश्न, मतलब जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और जितने डेप्थ में पूछे जाएंगे, वो सारे डेप्थ को, सारी वैरायटी को, सारी बातें कवर करने वाला हूं पंचायती राज के इस वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, और साथ ही साथ एक और बात ये बताना चाहूँगा कि हमारा पूरा एक शेड्यूल डिक्लेयर है कि किस दिन कौन सा वीडियो, किस विषय के वीडियो मिलने वाले हैं, किस सर के द्वारा, किस फैकल्टी के द्वारा, वो पूरा शेड्यूल हमने पहले बता रखा है। तो जिन भी छात्रों को शेड्यूल के बारे में नहीं पता, तो मैं फिर से अभी आपको क्लास के शुरुआत में ही उस शेड्यूल को फिर से दिखा देना चाहता हूं। तो चलिए देखते हैं हमारा जो शेड्यूल है वो। देखिए, ये CGPSC शेड्यूल है पूरा। कौन से दिन आपको कौन से लेक्चर मिलेंगे, किस फैकल्टी के द्वारा करवाए जाएंगे, पूरा शेड्यूल डिक्लेयर्ड है। ठीक है, जैसे आपकी 11 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो चुकी है। लोक कला संस्कृति का भाग 1 आ चुका है मेरे द्वारा। उसके बाद आप 13 जनवरी को जैसे बात करें तो हिंदी भाषा का वीडियो भी पूरा आ चुका है, जो पेपर 2 के लिए काम आता है। ठीक है, तो जिन भी छात्र छात्राओं को मैथ्स और रीजनिंग में डिफिकल्टी जाती है, पेपर 2 को क्वालिफाई करने में दिक्कत जाती है, तो वो हिंदी को पढ़ सकते हैं। एक ही वीडियो के अंतर्गत पूरा हिंदी भाषा कवर किया गया है, जो पेपर 2 में पूछा जाता है, प्रश्न पत्र 2 में, CSET वाले प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे आप देख लीजिएगा। अब पंचायती राज हम कवर करने वाले हैं। तीसरा ही दिन है क्लास का, जिसमें मैं आपको ये करवा के देने वाला हूं। तो ये पूरा शेड्यूल है जिसमें मैंने आपको पूरा बता दिया है। आगे देखें, ये आपका 6 फरवरी तक का क्लास चलेगा। इसके बीच में कुछ विभिन्न क्लासेस भी मिलते जाएंगे। जो भी टॉपिक आपका विविध वाला रहता है, जो छूटा रहेगा, वो भी आपको बीच में कवर करवाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये 6 फरवरी तक का पूरा शेड्यूल है। इसके बाद आपका 1 फरवरी से टेस्ट सीरीज भी हमारे आजाद CGPSC एकेडमी एंड्रॉयड ऐप पर आपको अवेलेबल हो जाने वाले हैं, कंप्लीटली फ्री। ठीक है, तो इतनी बातें हैं, बस आपको तैयारी करते जानी है। PDF वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी, सिर्फ आपको पढ़ते जाना है। तो ये हो गया हमारा शेड्यूल। ठीक, ये आपको कहाँ से मिलेगा? तो फिर से मैं कह रहा हूँ, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें ही सारे आपको PDF मिलेंगे, शेड्यूल भी मिलेगा। ठीक है, जो भी क्लास होगी उसके संबंधित PDF आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। कुछ भी ज्वाइन कर लीजिए, दोनों में रहेगा अवेलेबल। सारी बातें क्लियर है दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास पंचायती राज के बारे में। चलिए देखिएगा, ये है छत्तीसगढ़ पंचायती राज। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कहा ये भाग 1 होने वाला है, तो बहुत सारी बातें मैं कवर कर दूंगा। जो भी बातें छूट जाएगी पंचायती राज से, वो अगले भाग में कवर हो जाएगा। तो चलिए, पंचायती राज का उद्देश्य क्या था सबसे पहले, तो खैर ज़्यादा डिटेल में नहीं, हम उतनी बातें करेंगे जितना परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाएगा अभी फिलहाल। फिर भी सुन लीजिए, पंचायती राज का उद्देश्य क्या था स्थानीय स्वशासन को लेकर। जैसे मान लो कोई व्यक्ति अगर गाँव में रहता है, एक सुदूर एरिया में रहता है, जहाँ पर उसके पास किसी शहर में जाकर न्याय व्यवस्था हासिल करने की बोलना चाहिए हैसियत नहीं है, या पैसे नहीं है, या समय नहीं है, जो भी है, तो उस उद्देश्य से हमको ग्रामीण क्षेत्रों में या सुदूर क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन का कॉन्सेप्ट देना होगा। मतलब हर व्यक्ति, हर उस व्यक्ति तक न्याय पहुंच सके जो अभाव की जिंदगी जी रहा हो। ठीक है, या सुदूर एरिया में रह रहा हो या ग्रामीण एरिया में रह रहा हो। तो इस उद्देश्य से ही स्थानीय स्वशासन का कॉन्सेप्ट आया, और वहीं से फिर ये डेवलप हुआ पंचायती राज का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? तो ये उद्देश्य था। तो चलिए पहले देखते हैं कि कैसे इसका विकास हुआ है। परीक्षा की दृष्टि से ही सारी बातें हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, अब पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है शक्ति का विकेंद्रीकरण। ठीक है, शक्ति का विकेंद्रीकरण, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैंने कहा, एक सेंट्रलाइज्ड न्याय व्यवस्था होने के साथ साथ न्याय व्यवस्था का विकेंद्रीकरण होना या प्रशासनिक व्यवस्था का विकेंद्रीकरण होना, ठीक है, इसका उद्देश्य है। तो एक तरीके से प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी करवाई जाती है, न्यायिक व्यवस्थाएं भी करवाई जाती है पंचायती राज के द्वारा। ठीक है, तो इसी कारण लिखा है कि शक्ति का विकेंद्रीकरण या सत्ता का विकेंद्रीकरण है यह पंचायती राज व्यवस्था। ठीक, अब प्राचीन काल से ही भारत में ग्रामीण स्वशासन की परंपरा है। अब देखिए, मैं चाहे बोलूं कि ग्रामीण स्वशासन या स्थानीय स्वशासन या शक्ति का विकेंद्रीकरण, अल्टीमेटली हम पंचायती राज की ही बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो बहुत ही पुराने समय से, वैदिक काल से ही ये स्थानीय स्वशासन का कॉन्सेप्ट जो है वो निकल के आ रहा है, चाहे हम मौर्य काल की बात करें या चोल काल की बात करें। ये सारी बातें दी हुई है हिस्टोरिकल वे पे समझने के लिए, ठीक है। इतनी बातें हो गई, अब हम आगे बढ़ते देखिएगा। आधुनिक काल में सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम 1919, ये आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ठीक है, में ग्राम पंचायतों का प्रावधान किया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में पहली बार आपका पंचायतों का प्रावधान किया गया, ठीक। और स्वतंत्रता उपरांत भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 40 में, ये बात ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 40 नीति निदेशक तत्व जब आप पढ़ते हैं भारतीय संविधान का, तो उसमें पंचायती राज व्यवस्थाएं जो है, पंचायती राज है, वो आपको अनुच्छेद 40 में वर्णित मिलता है। लेकिन जैसा कि हम सभी को पता है कि नीति निदेशक तत्व जो है वो एक तरीके से बाध्यकारी नहीं है, मतलब एकदम कंपल्सरली अगर कोई चीज़ नीति निदेशक तत्व में वर्णित है तो उसको सरकार को करना ही है, ऐसा आवश्यक नहीं है, ठीक है। क्योंकि नीति निदेशक तत्व की प्रकृति यही होती है कि वो गाइडलाइंस होती है सरकारों को कि आपको इस रास्ते पर कार्य करने ही है, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो अभी तक जब तक यह अनुच्छेद 40 में था तो यह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं था, प्रोविजन जरूर था कि ऐसा करना चाहिए, बाध्यकारी नहीं है, क्लियर। लेकिन फिर भी फैक्ट के तौर पे आप ध्यान रखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 में सर्वप्रथम, ठीक, आधुनिक काल में, और भारतीय संविधान में मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत आपका नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का वर्णन है, इसमें स्थान दिया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ संविधान में पंचायती राज जो है ना राज्य सूची का विषय है, तो पंचायती राज के संबंध में जो भी कानून बनाने की शक्ति होगी वो राज्य के पास होगी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि राज्य सूची का विषय है, ठीक। 3 प्रकार की सूचियां होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो आपका पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है, ध्यान रखिएगा। तो जो भी कानून नियम बनाए जाएंगे वो राज्य सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे, राज्य के द्वारा बनाए जाएंगे पंचायती राज के संबंध में। एकदम बातें क्लियर है क्या? ये बात आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, वैसे ही देखेंगे कि आप अलग अलग जगह के जो पंचायती राज देखेंगे उनमें अलग अलग हमको प्रावधान देखने को मिलते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ का पंचायती राज में कुछ अलग प्रावधान देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश के में थोड़ा कुछ अलग मिल सकता है, किसी अन्य राज्य में कुछ अलग मिल सकता है। भारत के लिए जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको अगर हम छत्तीसगढ़ के पंचायती राज से कंपेयर करें तो उसमें हमको थोड़ा सा अलग प्रावधान देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारी व्यवस्थाएं, जैसे हम बात करें कि भाई आरक्षण की ही बात करें तो उसमें डिफरेंस है, ठीक है, केंद्र के पंचायती राज में और छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायती राज में। तो इस तरीके से राज्य के पास शक्ति होती है कि वो पंचायती राज के संबंध में, पंचायत के संबंध में कानून नियम बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पंचायतों का विकास कैसे हुआ, उसके लिए बहुत सारी समितियां बनाई गई समय समय पर, और उन समितियों ने क्या क्या सुझाव दिए हैं ये भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए सबसे पहला आपको समिति ध्यान रखना है, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक, 1957 में है। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज तो अभी भी है। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। तो इसके संबंध में आपको ये बात ध्यान रखना है कि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था या सिफारिश की थी, ठीक, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, ठीक है, का सिफारिश उन्होंने किया हुआ था। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में भी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत ही है। खंड स्तर पर या कहना चाहिए जनपद स्तर पर, ठीक, ब्लॉक जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो पंचायत समिति है उस समय बलवंत राय मेहता जो सिफारिश कर रहे हैं, लेकिन अभी हम उसे क्या कहते हैं, जनपद पंचायत कहते हैं। और जिला स्तर पर जो जिला परिषद कहा जा रहा है इसे, वो हम जिला स्तर पर हम उसे जिला पंचायत कहते हैं, क्लियर है। तो ये त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। अगली समिति की बात करें, अच्छा इसके संबंध में और कुछ बातें देख लीजिए। इसी के तहत 2 अक्टूबर 1949 को राजस्थान के नौगढ़ जिले, ये तो हमको ध्यान में ही होगा ही, राजस्थान के नौगढ़ जिले के बगदरी गांव में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब? 1959 में। कब? 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस के अवसर पर। साथ ही साथ कौन? राजस्थान के नागौर जिले, ये भी ध्यान रखना। और गांव का नाम भी स्पेसिफाई करना चाहे तो बगदरी गांव, ये पूरा स्पेसिफिकली मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पंचायती राज की शुभारंभ हुआ था, ठीक। चलिए, लेकिन एक चीज़ अभी भी ध्यान रखिएगा, संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है। संवैधानिक दर्जा मतलब नीति निदेशक तत्व पर तो है, लेकिन एनफोर्स नहीं है, मतलब जरूरी है ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जरूरी कब होगा यह हम आगे देखेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा 73वां संविधान संशोधन 1992, 11वीं अनुसूची, उसके तहत आपका संविधान में भाग 9 में यह शामिल हुआ पंचायती राज व्यवस्था। क्लियर है क्या? तो ये सारी बातें हैं आपको संविधान के संबंध में या उसके विकास के संबंध में ध्यान में रखनी है। चलिए अगली समिति के बारे में बात करेंगे, वो है अशोक मेहता समिति। 1977-78 में इन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया पंचायत के संबंध में, और उन्होंने द्विस्तरीय पंचायत की सिफारिश की। द्विस्तरीय पंचायत की सिफारिश की, एक है मंडल पंचायत और दूसरा अगर बात करें
तो दूसरा है जिला परिषद, ठीक है, दूसरा आपका जिला परिषद, ठीक है, एक मंडल पंचायत, दूसरा जिला परिषद। क्लियर है। आगे बात करें डॉक्टर GVK राव समिति, ठीक है, 1985 में इनका देखिए क्या रिकमेंडेशन है, नीति नियोजन और कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए जिले को आधार बनाने और पंचायती राज संस्थाओं में नियमित चुनाव कराने की सिफारिश की। तो ये आपका महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान में रखिएगा कि नियमित चुनाव कराना चाहिए पंचायती राज संस्थाओं में, ऐसा रिकमेंडेशन दिया किसने, GVK राव समिति के द्वारा। तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। पंचायती राज संस्थाओं में नियमित चुनाव कराने की सिफारिश किसने की, कौन से आयोग या समिति के द्वारा की, तो डॉक्टर GVK राव समिति के द्वारा की गई। क्लियर। आगे देखें डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, ठीक है, सिंघवी समिति के नाम से भी इसे जाना जाता है सिंपल। तो 1987 में इन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया और इन्होंने पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने की पेशकश की या रिकमेंडेशन दिया, ठीक है। पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मतलब वो डिसीजन अपने खुद ले सके, वो किसी सरकार या किसी न्यायालय पर आधारित ना हो या निर्भर ना हो, ऐसा कहा सिंघवी समिति के द्वारा। तो ये आपके विभिन्न समितियों के द्वारा क्या क्या सिफारिशें दी गई, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए किसने कहा, पंचायतों को रिकमेंडेशन किसने किया, सिंघवी समिति ने। जबकि नियमित चुनाव कराना चाहिए कौन सी समिति कह रही है, GVK राव समिति। क्लियर। आगे बढ़े और आगे उनके संबंध में बात क्या याद रख सकते हैं, उनको ज़्यादा आर्थिक संसाधन देने की सिफारिश की। अब आत्मनिर्भर हर तरीके से होगा कि अपना डिसीजन भी खुद ले सके, मतलब उस पर किसी का भी हस्तक्षेप ना हो, ना ही सरकार का ना ही न्यायालय का। साथ ही साथ आत्मनिर्भर बनने के लिए एक आर्थिक आत्मनिर्भरता की भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। तो हर तरीके से आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं कौन, सिंघवी समिति, पंचायत को, ठीक है। अब इसके अलावा बहुत सारी समितियां, तकरीबन 19, 20, 22 समितियां हमको देखने को मिलती है, लेकिन सभी समितियों को करना आवश्यक बिल्कुल नहीं है और वो भी खासकर परीक्षा के अंतिम समय में बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अन्य समिति के तौर पे आप ध्यान रख सकते हैं डॉक्टर थुंगन समिति, सरकारी आयोग, ये सभी पंचायती राज के संबंध में समय समय पर बहुत सारे सुझाव दिए। ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा 73वां संविधान संशोधन हुआ कब, 1992 में, ठीक है, 1992 में। और इस तरीके से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया पूर्ण तरीके से, मतलब अब हर जगह पे स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था होगी ही, ठीक। जब तक अनुच्छेद 40 में था लेकिन वो आवश्यक नहीं था, बाध्यकारी नहीं था, लेकिन जब से ये 73वां संविधान संशोधन 1992 आया तो ये बाध्यकारी एक तरीके से मतलब हर जगह होना कंपलसरी हो गया। ये चीज़ आप समझ लीजिए। आई होप आप सभी के डाउट दूर हो गए होंगे और एक तरीके से इसी के माध्यम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को वास्तविक रूप दिया गया, ठीक है। जैसे कि हम शुरू से कह रहे हैं, पंचायती मतलब शक्ति का विकेंद्रीकरण, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी इसे हम कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते, ये तो हो गया पूरा इतिहास। अब पंचायती राज संबंधी अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में है, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 243, ठीक है। अनुच्छेद 243 आपको ध्यान में रखना है पंचायत के संबंध में। चलिए, अनुच्छेद 243 में क्या है, परिभाषाएं, ध्यान रखिएगा पंचायत की परिभाषाएं। अनुच्छेद 243A ग्राम सभा, ठीक, याद करते जाना है सारे अनुच्छेद, याद मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। पूरा ABCD करके याद रख लीजिए या फिर क ख ग घ करके याद रख लीजिए या फिर 1 2 3 करके नंबरिंग करके याद कर लीजिए। बेटर है तीनों में नंबरिंग कर लें। जैसे यहाँ पर ABCD के फॉर्म में है, आप क ख ग घ ये पूरी नंबरिंग करके आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में याद रहेगा। मान लेते हैं अगर क ख ग घ के रूप में पूछ दिया तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर देखेंगे तो उसमें ABCD डेफिनेटली मिल जाएगा। तो मैं इसी कारण कह रहा हूँ आपके कन्वीनियंस के हिसाब से ABCD क ख ग घ 1 2 3 जैसा भी आपको नंबरिंग करना हो, ठीक है। चलिए, जैसे अगर मैं बात करूं 243A मतलब 243 क है, ये क्लियर है। तो 243 क की बात करें तो उसमें ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। 243B मतलब ग्राम पंचायतों का गठन है। 243C पंचायतों की संरचना है। याद करते चलना है साथ साथ दोस्तों, याद करिए, ठीक है। यहां पर याद करने सारे PDF के फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, डोंट वरी। तो देखिए 243C या 243 क ख ग अगर बात करें, ये हो जाएगा ख, ठीक है। इस तरीके से आप नंबरिंग कर सकते हैं। पंचायतों की संरचना, ग्राम सभा सबसे बुनियादी इकाई, एक चीज आप ध्यान रखेंगे, ग्राम सभा को बुनियादी इकाई कहते हैं पंचायत की, ठीक है, बुनियादी इकाई है, क्लियर। तो ग्राम सभा की बात तो कर रही होगे, तो सबसे शुरू में ग्राम सभा आपका, उसके बाद ग्राम पंचायतों का गठन,
उसके बाद पंचायतों की संरचना की पंचायत किन किन व्यक्तियों से या किन किन पदाधिकारियों से मिलकर बना होता है। फिर उसमें आरक्षण की बात करेंगे, ठीक है, जब 243D की बात करेंगे। फिर 243E की बात करेंगे तो उनकी अवधि या कार्यकाल कितना होगा, ठीक है, उनकी अवधि या कार्यकाल कितना होगा उसकी बात करेंगे। तो इस तरीके से हम पहले शुरू में बात कर लेते हैं इतनी 5, ठीक है। सबसे पहले ग्राम सभा बुनियादी इकाई, ग्राम सभा की बात करेंगे। फिर उसके बाद ग्राम पंचायत आ जाएंगे, ग्राम पंचायत की संरचना की बात करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन पदाधिकारी होंगे। उसके बाद अगर सारे पदाधिकारी हो गए तो किनको आरक्षण दिया जाना चाहिए और कितना दिया जाना चाहिए, तो उसकी बात करेंगे। फिर सारी बातें कर ली कि कौन कौन उसमें शामिल होगा, कितना आरक्षण होगा, उसके बाद कितना चलेगा, मतलब कितना उसका कार्यकाल होगा, तो कार्यकाल की बात करेंगे, मतलब अवधि की बात करेंगे। ये हो गया आपका 243E तक। मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। 243E की अगर बात करें, वो तो हो गया, खैर 243F की बात करें तो उनके जो सदस्य हैं उनकी योग्यताएं या अयोग्यताएं क्या होनी चाहिए। बेसिकली यहाँ पर अयोग्यताएं बताया गया है, निर्हरता जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्हरता, ठीक है, निर्हरता, ये आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो सदस्यों की अयोग्यताएं या निर्हरता, ठीक। 243F। 243G की अगर बात करें तो पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, ये आप ध्यान रखेंगे। तो पंचायतों की शक्ति के रूप में बस ध्यान रख सकते हैं 243G को। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 243H सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। पंचायतों द्वारा कर आरोपित करने की शक्ति, ठीक है, पंचायत द्वारा कर लगाया जाना, बस इतना ध्यान में रख लीजिए, इतना याद करते चलना सीक्वेंस है, ठीक है। जैसे मैंने शुरू में क्या बताया आपको भैया, ग्राम सभा आएगा, उसके बाद पंचायत आएगा, पंचायत की संरचना आएगी, फिर आरक्षण कितना दिया जाना चाहिए, फिर अवधि क्या होगी, ऐसे आप याद करेंगे तो आपको याद होगा, रिलेट करके याद करते जाइए, ठीक है ना। तो देखिए पंचायत की शक्ति अगर बात कर लिया तो पंचायत की शक्ति के रूप में अब एक और शक्ति के तौर पर ध्यान रख लीजिए, कर आरोपित करने की शक्ति भी, मतलब अगला G के बाद H, ठीक है। तो पंचायत द्वारा कर अधारोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां। 243I। अब एक चीज देखिए, पंचायत कर तो लगा देगा लेकिन कुछ वित्त को संभालने के लिए आयोग होना चाहिए, तो इस तरीके से आप ध्यान रख लीजिए, वित्त आयोग का गठन। क्लियर है? मतलब याद करने के ट्रिक से मैं बता रहा हूं आपको, पंचायत ने कर लगा दिया, उनकी निधि आ गई, पैसे आ गए कर के द्वारा, अब उसको संभालने के लिए एक वित्त आयोग चाहिए। तो H अगर आपने कर आरोपित करने की शक्ति याद रखा है तो I के तौर पे आप याद रख लीजिए वित्त आयोग का गठन, ठीक है, वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए। कार्य इसका वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए, इसके पहले जो मैंने बताया याद करने के ट्रिक के तौर पे बताया, ठीक है। 243J आप याद रखेंगे, पंचायत की लेखाओं का संपरीक्षण, ठीक है, पंचायत की लेखाओं का संपरीक्षण, ठीक है, ऑडिट करना पड़ेगा पंचायत की जो भी लेखा है, जो भी उनके हिसाब किताब है उनके बारे में, ठीक है। तो देखिए पंचायत द्वारा कर लगाया जाएगा, उनके विलोकन पुनरावलोकन के लिए आपके वित्त आयोग होंगे, फिर उसके बाद उनकी संपरीक्षा होगी। तो ये पूरा सीक्वेंस में HIJ करके आप ध्यान में रख लीजिए। 243K के लिए पंचायतों के निर्वाचन, ठीक। 243L संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, पंचायतों का लागू होना, संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायतों का लागू होना। 243M इस भाग का कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना, ठीक है। 243M मतलब कुछ क्षेत्रों में इसका लागू ना होना, वो भी बताया गया कि कौन कौन से क्षेत्र में लागू पंचायती राज नहीं होगा, जैसे हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, ओके। 243N की बात करें तो विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, ठीक। और 243O निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेंगे पंचायतों में, ये कह रहा है 243O अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद हैं सारे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243O कह रहा है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। क्लियर है? तो ये था पूरा 243 से 243O, ठीक है, पंचायत के संबंध में सभी प्रावधान। कुल 29 विषय है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, पंचायत में कुल 29 विषय है, इतना आप ध्यान में रख लीजिए बस, ठीक है, कुल 29 विषय होंगे। चलिए आगे बढ़े। अब पंचायत के चुनाव की उम्मीदवारों की जमानत राशि कितनी होती है। अब हम क्या है कि जो भी बातें हमको ज़रूरी होगी वो हम फटाफट देखते जाते हैं। अब यहाँ पर जमानत राशि से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, तो इस कारण मैं जमानत राशि आपको बता रहा हूँ। तो देखिए
जो भी उम्मीदवार होंगे तो उनकी जमानत राशि कितनी होगी। जैसे देखिए जो भी उम्मीदवार जो है चुनाव के लिए खड़े होते हैं, अगर किसी भी प्रकार के चुनाव की बात करें तो एक जमानत राशि देनी होती है, तो उसी जमानत राशि की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कौन कौन चुनाव में डायरेक्ट खड़ा होता है। पंच आपके ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए खड़ा होगा, सरपंच भी खड़ा होगा, ये दोनों प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा निर्वाचित होते हैं, समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे 3 स्तरीय हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक, 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था की बात करें छत्तीसगढ़ में तो एक होता है आपका ग्राम पंचायत, दूसरा होगा जनपद पंचायत, समझ लीजिए थोड़ा सा, और तीसरी जो व्यवस्था होगी या तीसरा जो लेवल होगा वो होगा जिला पंचायत, ठीक है। ये पंचायती राज के अंतर्गत ही बात करें छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब ग्राम पंचायत ही एक ऐसा स्तर है जिसमें इसके अध्यक्ष और इसके सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं। जैसे इसके सदस्य कौन होंगे, पंच, इसके सदस्य होंगे पंच, और ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के तौर पे हम कहते हैं उनको सरपंच। समझिए, हर एक निकाय में, किसी भी स्तर के निकाय में उनके सदस्य होते हैं और उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, ग्राम पंचायत ही एक ऐसा स्तर है जिसमें पंच मतलब उसके सदस्य और उनके अध्यक्ष मतलब सरपंच प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं। बाकी अन्य दोनों निकायों में जो उनके अध्यक्ष होंगे वो अपने सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, मतलब उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होगा, उनके अध्यक्षों का, ये कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो इसी कारण कौन कौन निर्वाचन के थ्रू आते हैं, जो निर्वाचन के थ्रू आएंगे उम्मीदवार, उन्हीं की जमानत राशि होगी। तो वही मैंने कहा कि ये भी प्रत्यक्ष निर्वाचन, ये भी प्रत्यक्ष निर्वाचन, और जनपद पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य, इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहाँ गए, तो भैया उपाध्यक्ष तो किसी के नहीं रहेंगे, सदस्यों में से ही उपाध्यक्ष होते हैं, और जनपद और जिला पंचायत के जो सदस्य उसी में से अध्यक्ष भी होते हैं। क्लियर। तो ये सभी के जमानत राशि होगी। तो देख लीजिए, अनारक्षित मतलब अनरिजर्व्ड के लिए 50 रुपये पंच की जमानत राशि, 1000 रुपये सरपंच के लिए, 2000 रुपये जनपद पंचायत सदस्य और 4000 रुपये जिला पंचायत सदस्य के लिए। ये हो गया अनारक्षित वर्ग रुपए में, ठीक। आरक्षित वर्ग के लिए आपको डायरेक्ट आधी कर देनी है। तो भैया ऐसा मत करना कि दोनों को रटते बैठे, सीधा ये याद कर लीजिए उसका आधा कर देना तो अनारक्षित के लिए निकल जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, कुल मिलाकर तीनों निकायों को मिलाकर कितने कितने आपके पदाधिकारी होते हैं, मतलब कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं और उनकी संख्या न्यूनतम और अधिकतम कितनी होनी चाहिए, ये चीज समझ लीजिए। किसी भी निकाय के अध्यक्ष के तौर पे हम 4-5 आदमी लोग को तो देखते नहीं। अगर मान लेते हैं कोई एक बॉडी है, कोई एक समिति है, कोई आयोग है, कोई निकाय है, उसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष तो एक ही होता है, ठीक है। और अध्यक्ष एक होता है तो उपाध्यक्ष भी एक होता है, तो ये तो हमको पता है। तो कोई भी हम लेवल देखें, चाहे पंचायत देखें, जिला पंचायत देखें, जनपद पंचायत देखें, उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की संख्या एक एक ही होने वाली है, ठीक है, चाहे न्यूनतम की बात करें या अधिकतम की बात करें, ठीक। सदस्य संख्या को हमको बस ध्यान में रखना है। जैसे ग्राम पंचायत में सदस्य पंच कहलाते हैं, तो इनकी न्यूनतम और अधिकतम संख्या आपको ध्यान में रखनी है। पंच की न्यूनतम संख्या 10 और अधिकतम संख्या 20 होती है। चुनाव प्रक्रिया प्रत्यक्ष, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कौन कौन प्रत्यक्ष निर्वाचित होकर आएंगे, तो पंच प्रत्यक्ष निर्वाचित होकर आएंगे, ठीक। अब ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को ही सरपंच कहा जाता है, तो इनकी संख्या एक ही होगी, क्योंकि हेड जो है, अध्यक्ष जो है वो एक ही होता है, उपाध्यक्ष भी एक ही होता है, ठीक है। और चूंकि उप सरपंच मतलब ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही उप सरपंच होता है, जैसे सरपंच है वैसे उप सरपंच, तो उसकी भी संख्या एक और एक ही होगी, ठीक है। और उप सरपंच अप्रत्यक्ष चुने जाएंगे, जिसे नामजद कहा जाता है या नामित कहा जाता है, ठीक है। अपने सदस्यों में से ही चुनाव होता है, जितने चुनकर आते हैं ना सदस्य, उनके बीच से ही चुनाव होता है और आपस में ही चुने जाते हैं उपाध्यक्ष। क्लियर है, जिसे उप सरपंच कह रहे हैं ग्राम पंचायत में। क्लियर है। ये किसके संदर्भ में है, ये ग्राम पंचायत के संबंध में। क्लियर है क्या। आगे बढ़े। अब देखिए, जनपद पंचायत सदस्य की न्यूनतम और अधिकतम संख्या ध्यान रख लीजिए। तो जनपद पंचायत में न्यूनतम 10 ही रहेंगे, लेकिन अधिकतम यहां पर हो जाएंगे 25, ठीक है। और ये भी जनपद पंचायत के सदस्य भी प्रत्यक्ष निर्वाचित होकर आने वाले हैं। क्लियर। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो आप केवल इनको बस ध्यान में रख लीजिए, बाकी तो आपको ध्यान में रखेगा एक एक, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
अध्यक्ष उपाध्यक्ष एक एक ही रहने वाले हैं और अप्रत्यक्ष चुने जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। जिला पंचायत सदस्य के तौर पे इसको भी ध्यान रख लीजिए, तो न्यूनतम संख्या इसकी 10 हो जाएगी, अधिकतम 35 और प्रत्यक्ष चुनकर आएंगे। बाकी फिर बचे हुए जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एक एक होने वाले हैं, अप्रत्यक्ष चुनकर आने वाले हैं, मतलब नामित होने वाले हैं, अपने सदस्यों में से चुनकर आने वाले हैं। ठीक, तो ये आपको 3 में ध्यान रखना है, पंच, आपका जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य, ये 3 आप ध्यान रख लीजिए। मिनिमम और मैक्सिमम नंबर्स, मतलब कितने कितने इनकी संख्या होंगी, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और सीधा सीधा जैसे मान लेते हैं कोई एक पंच चुनकर आया, तो जो भी पंच चुनकर आता है वो किसी वार्ड से या किसी क्षेत्र से चुनकर आता है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर न्यूनतम और अधिकतम संख्या से अभिप्राय उस वार्ड से भी है कि उस पूरे क्षेत्र में, मतलब वो अगर किसी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आ रहा है तो उसमें कितने वार्ड होंगे ये भी सही है, और उसमें कितने आपके पंच होंगे वो भी सही है। तो यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, वार्ड या कितने पंच हैं या कितने सदस्य हैं। क्लियर, वो सारी चीज़ें एक ही है। मतलब देखिए कोई भी सदस्य चुनकर आएगा ना, वो किसी वार्ड से ही चुन के आएगा, तो जितने वार्ड होंगे उतने ही सदस्य होंगे भाई। ठीक है, जितने वार्ड होंगे उतने ही पंच होंगे। क्लियर है, तो ये क्या है, न्यूनतम आपके ग्राम पंचायत में 10 वार्ड होने चाहिए, मतलब 10 पंच होने चाहिए, और अधिकतम 20 वार्ड होने चाहिए, 20 क्षेत्र होने चाहिए, या कहना चाहिए 20 पंच होने चाहिए अधिकतम। क्लियर, वैसे ही आपका जनपद पंचायत सदस्य में न्यूनतम आपके 10 वार्ड होंगे, अधिकतम आपके 25 वार्ड होंगे, मतलब 25 से ज़्यादा वार्ड हो ही नहीं सकते, फिर वो अगले क्राइटेरिया में चला जाएगा ना, लिमिट डिसाइड कर दी गई है। ठीक, वैसे ही आपके जनपद पंचायत सदस्य में 10 वार्ड और 35 वार्ड अधिकतम जिला पंचायत में। ठीक है, ये वार्डों की संख्या भी है, सदस्यों की संख्या भी है, एक वार्ड से एक सदस्य चुनकर आते हैं, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। उनका क्षेत्र होता है, उनके क्षेत्र को, उनके निर्वाचन क्षेत्र, जिस क्षेत्र से वो चुनकर निर्वाचित होकर आ रहे हैं उनको वार्ड कहा जा रहा है। क्लियर है क्या, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब शुरुआत कर रहे हैं ग्राम सभा की। चलिए ग्राम सभा की शुरुआत करते हैं। किसी ग्राम सभा में अब ग्राम सभा किन से मिलकर बना होता है, ग्राम सभा होता क्या है, क्योंकि कंफ्यूजन जनरली होता है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कहा ग्राम सभा के बारे में, ग्राम पंचायत नहीं कह रहा हूँ मैं। त्रिस्तरीय बात करूँगा तो ग्राम पंचायत, जिला, जनपद पंचायत, जिला पंचायत होता है। यहाँ पर ग्राम सभा की बात कर रहे हैं। ग्राम सभा, बहुत सारे ग्राम सभा मिलकर ग्राम पंचायत बनाएंगे, मतलब एक से अधिक ग्राम सभा मिलकर ग्राम पंचायत बनाने वाले हैं। ठीक, तो देखिए ये जो ग्राम सभा है, जैसे कि मैंने कहा, ये एक बुनियादी इकाई होती है। ठीक है, ये आपकी एक बुनियादी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई भी कह सकते हैं बुनियादी इकाई के तौर पे। किसी ग्राम में संबंधित पंचायत सूची पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय आपका ग्राम सभा कहलाता है। मतलब देखिए, ग्राम पंचायत कहाँ होगा, गांव में, समझिएगा, ग्राम पंचायत कहाँ होगा, गांव में। ठीक है, लेकिन ग्राम पंचायत 2-3 गांव को मिलाकर भी एक ग्राम पंचायत बनाया जा सकता है, लेकिन कंपलसरली हर एक गांव में एक ग्राम सभा होगी। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि हर एक गांव में ग्राम पंचायत हो। समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आसपास 3 गांवों के समूह हैं, आसपास 3 छोटे छोटे गांव का समूह है, तीनों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत दे दिया गया है। लेकिन ग्राम सभा की अगर बात करें तो तीनों गांवों में अलग अलग ग्राम सभाएं होंगी। उसी ग्राम सभा की बात कर रहे हैं कि हर एक गांव में एक ग्राम सभा होती है, और उसमें कौन कौन व्यक्ति शामिल होते हैं, तो उस गांव के सभी व्यक्ति जो मतदाता सूची में पंजीकृत होते हैं। सीधी बात है, जिनका मतदाता सूची में नाम पंजीकृत होगा, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होगी, वो सभी के सभी ग्राम सभा के सदस्य कहलाएंगे। तो किसी ग्राम से संबंधित पंचायत सूची पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय क्या कहलाता है, ग्राम सभा कहलाता है। सभी व्यक्ति शामिल होते हैं 18 वर्ष से अधिक वाले उम्र के, और जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल होता है वो। एकदम क्लियर, आगे बढ़े। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं, मतलब एक से अधिक गांवों को मिलाकर एक ही ग्राम पंचायत अलॉट किया जा सकता है। वही बात यहां पर कह रहा है। अनुसूचित क्षेत्रों के ग्राम पंचायतों में यह व्यवस्था की गई है कि किसी एक गांव में एक से अधिक ग्राम सभा हो सकते हैं। ये सभी नहीं है, सभा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अनुसूचित क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, अगर कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र डिक्लेयर्ड है ना,
अनुसूचित क्षेत्र भी होते हैं। तो अनुसूचित क्षेत्रों में यह व्यवस्था की गई है कि एक ही गांव में एक से अधिक ग्राम सभा भी हो सकती है। जैसे कि मैंने भी कहा, एक गांव के पीछे एक ग्राम सभा, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में एक गांव के पीछे ही एक से अधिक ग्राम सभा भी हो सकती है। ऐसा प्रावधान किया गया है अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, ठीक। और इस ग्राम सभा की अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यपाल। अधिसूचना जो है ना वो राज्यपाल के द्वारा ही जारी किया जाएगा, चाहे ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो या जिला पंचायत हो। लेकिन वार्ड की संख्या कौन डिक्लेयर करेगा या क्षेत्र कितने होने चाहिए वो कौन डिक्लेयर करेगा, वो बात की बात करेंगे। अधिसूचना राज्यपाल के द्वारा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक। ग्राम सभा के सदस्य सामान्यतः ग्राम पंचायत मतदाता सूची में नामित समस्त व्यक्ति होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, और विधानसभा निर्वाचन नामावली में पंजीकृत किए जाने के लिए योग्य हो। मतलब विधानसभा जब निर्वाचन होता है तो उसमें पंजीकृत करने के लिए जो भी व्यक्ति की जो अयोग्यता होती है वो उस व्यक्ति में ये होनी चाहिए। मतलब एक तरीके से कहना चाहिए सिर्फ वो भारत का नागरिक हो, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वही एक तरीके से योग्यता के तौर पे कह रहे हैं। तो विधानसभा निर्वाचन नामावली मतलब जो भी पंजीकृत सूची होती है उम्मीदवारी नहीं, माफ कीजिए, मतदाता सूची में, उसके लिए योग्य होना चाहिए वो सभी के सभी ग्राम सभा का सदस्य कहलाएगा। मतलब सभी व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक के। एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी आगे बढ़ते देखिएगा, वीडियो थोड़ा डेफिनेटली लंबा जाएगा, लेकिन एक ही वीडियो के अंतर्गत सारी बातें कवर होगी इसमें, ठीक, सारी बातें आपको कवर होगी। चलिए देखिए, कार्यकाल क्या है ग्राम सभा का? कभी भी भंग नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि भैया समस्त व्यक्ति आ रहे हैं, कोई एक निकाय तो है लेकिन गांव में आने वाले उस समस्त व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका कोई कार्यकाल जैसा कुछ है नहीं, ये तो चलता रहेगा, ठीक। तो इसका कार्यकाल कभी भी समाप्त नहीं होगा। ग्राम सभा के सम्मेलन, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, सम्मेलन कहते हैं, सम्मेलन नहीं कहते हैं। सम्मेलन मतलब मीटिंग, ठीक है, या बैठक। तो उसके तारीख, स्थान, समय का निर्धारण कौन करेगा? सरपंच। उस ग्राम सभा के अंतर्गत आने वाला जो ग्राम पंचायत होगा उसका जो सरपंच होगा वो डिक्लेयर करेगा कि कहां पर मीटिंग होना है, उसका स्थान क्या होगा, समय क्या होगा। क्लियर है? अब सरपंच की अनुपस्थिति में कौन डिक्लेयर करेगा? उप सरपंच। और दोनों की अनुपस्थिति में कौन करेगा? ग्राम पंचायत सचिव। यह आप ध्यान रखिएगा ऑर्डर। कभी भी जब मीटिंग बुलाई जाती है ना तो सबसे पहले जो सामान्य बैठक होती है, सामान्य मीटिंग होती है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, सम्मेलन कह रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल होता है सरपंच। सरपंच नहीं है तो उप सरपंच, और उप सरपंच भी नहीं है तो आपका होगा ग्राम पंचायत सचिव, ठीक। एक चीज समझ लीजिए, जैसे देखिए ग्राम पंचायत का जो हेड होता है ना मुख्य रूप से वो सरपंच होता है, राजनैतिक हेड, ठीक है, पॉलिटिकल हेड। राजनैतिक जो प्रमुख होता है वो आपका सरपंच होता है, क्योंकि राजनीतिक रूप से चुनकर आया होता है, निर्वाचित होकर आया जाता है। लेकिन प्रशासनिक प्रमुख के तौर पे बात करें तो वो होता है आपका ग्राम पंचायत सचिव, ठीक है। राज्य सरकार के द्वारा ये नियुक्त कर किए जाते हैं और प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। इनका जो पद रहता है वो एक रेगुलर पद होता है। जो भी सरपंच चुन कर आएंगे वो तो 5 वर्ष के लिए चुन के आएंगे। जैसे कि आपको पता है कोई भी उम्मीदवार जो चुनाव में खड़ा होता है उसकी जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के होते हैं, अगर अच्छा सब कुछ रहा, ठीक है। उसके बाद अगर फिर से चुनाव जीत कर आते तो बात अलग है, अदरवाइज फिर वो चला जाते हैं। लेकिन प्रशासनिक पद की बात करें तो प्रशासनिक पद होता है रेगुलर, मतलब वो किसी नौकरी के तहत चुनकर आए हुए होते हैं अपनी योग्यता के अनुरूप, जो भी परीक्षाएं वगैरह देके, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं सीजीपीएससी की परीक्षा के लिए तो आप प्रशासनिक पद में जाने वाले हैं। तो प्रशासनिक पद एक रेगुलर पद होता है, उसी प्रशासनिक पद में से एक है ग्राम पंचायत सचिव। एकदम क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक केवल ग्राम पंचायत मुख्यालय पर होती है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर होगी। ग्राम सभा की बैठक कहीं पर भी हो सकती है, जिसका निर्णय सरपंच लेगा, लेकिन ग्राम पंचायत की बैठक केवल ग्राम पंचायत मुख्यालय पर होगी। समझिए दोनों में अंतर। ग्राम सभा एक, उसकी बैठक कहीं पर भी, जो डिसाइड करे सरपंच, लेकिन ग्राम पंचायत की बैठक आपका ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही होगा। क्लियर। अब देखिए, सम्मेलन से पहले सूचना, सम्मेलन नहीं माफ कीजिए, सम्मेलन है, ठीक है। सम्मेलन की पूर्व सूचना कैसे करेंगे, कब देंगे, कितने दिन पहले देंगे? तो सम्मेलन की तारीख से, जिस दिन भी सम्मेलन होना उसके 7 दिन पहले सूचना दे दी जाएगी सम्मेलन की, ठीक है। और उसकी अध्यक्षता सरपंच के द्वारा की जानी है, ठीक। यदि सरपंच अनुपस्थित हो तो अध्यक्षता उप सरपंच के द्वारा होगा, और दोनों अनुपस्थित हैं तो सदस्यों में से, मतलब ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, अभी ग्राम सभा ही चल रहा है, तो जो भी वहाँ की जनता है आपस में वो वोट करेंगे और अपने बीच ही अध्यक्ष का चुनाव कर लेंगे, जो उस बैठक की, उस सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। क्लियर। यहाँ पर ऐसा नहीं कि सरपंच नहीं है तो उप सरपंच नहीं है तो ग्राम पंचायत सचिव करेगा, नहीं। ग्राम पंचायत सचिव का कार्य सिर्फ जो कार्य प्रणाली पंचायत की है वो सही से चल रही है नहीं चल रही है, और रजिस्टर मेंटेन करना, जो भी कार्य प्रणाली हो रही है उसको नोट करना, वो होता है उसका कार्य। अध्यक्षता का कोई कार्य नहीं होता ग्राम पंचायत सचिव का, ठीक है। देख रेख करना बोल सकते हैं, ऑब्जर्व करना कि भैया सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, ये काम होता है ग्राम पंचायत सचिव का, ठीक है।
तो ये इतनी बातें आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ग्राम सभा का अध्यक्ष हमेशा अनुसूचित जनजाति वर्ग से ही होगा। जैसे कोई अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, वहां पर ऐसा नहीं होने वाला है कि कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति या ओबीसी वर्ग का व्यक्ति अध्यक्ष चुनकर आएगा, ऐसा नहीं होगा। कोई क्षेत्र अगर अनुसूचित क्षेत्र है तो वहाँ पर अनुसूचित जनजाति का ही क्षेत्र अनुसूचित जनजाति का ही व्यक्ति आपका अध्यक्ष होगा कंपल्सरली, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए आगे देखें। ग्राम सभा का सम्मेलन, मीटिंग ऑफ ग्राम सभा की बैठक। तो ग्राम सभा की जो बैठक है वो 3 महीने में एक बार होनी चाहिए और साल में कम से कम 6 बार होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। 3 महीने में एक बार तो होगी और साल में 6 बार होनी चाहिए। वैसे 3 महीने में एक बार की बात करें तो 3 चौका 12 होता है, मतलब एक साल में 4 बार का कैलकुलेशन हो रहा है यहाँ पर, लेकिन 6 बैठक करानी साल में। 3 महीने में एक बार होना ही है, साल में कुल 6 बार होना है। तो देखिए कब कब होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक होगा 23 जनवरी को, एक होगा 14 अप्रैल को, एक होगा 20 अगस्त को और एक होगा 2 अक्टूबर को। सभी खास दिन है। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिवस, 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर या अंबेडकर जयंती के तौर पे हम मनाते हैं इसे, तो ये आप ध्यान रखेंगे 14 अप्रैल। 20 अगस्त राजीव गांधी जी का जन्मदिवस और 2 अक्टूबर तो आप जानते ही हैं महात्मा गांधी जी का जन्मदिवस। तो ये तिथि जो है ये खास है, ठीक है, किसी भी दिन डिक्लेयर नहीं किया गया है और ये तिथि हमेशा फिक्स रहने वाली है, नियत रहने वाली है। 23 जनवरी 14 अप्रैल ये सभी आपको पता होना चाहिए। 23 जनवरी 14 अप्रैल तो खासकर भीमराव अंबेडकर जयंती के तौर पे। 20 अगस्त 2 अक्टूबर, ठीक है, ये 4 तिथि आपको ध्यान रखनी है कि इसमें सम्मेलन होगा ही होगा ग्राम सभा का। ठीक, उसके अलावा 6 होना है, 4 हो गया यहाँ पर, 6 होना है। तो बचा हुआ 2 कब होगा? जून माह और नवंबर माह की सुझाई गई कोई भी तारीख को, महीना ध्यान रखना है लेकिन जून और नवंबर का। क्लियर है? क्लियर है? अब ऐसा लगता है कि इस 6 सम्मेलन के अलावा और भी सम्मेलन या बैठक होनी चाहिए, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो ग्राम सभा के जितने भी सदस्य हैं उसके 1/3 सदस्य के द्वारा लिखित अनुरोध करना पड़ेगा और अनुरोध करने के बाद, ठीक है, 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन कराना आवश्यक हो जाएगा। ठीक, जितने भी सदस्य हैं ना उसके 1/3 सदस्यों के द्वारा लिखित अनुरोध करना पड़ेगा, तो 30 दिन के भीतर आपका वो ग्राम सभा का सम्मेलन हो जाएगा, कराना आवश्यक हो जाएगा। क्लियर? इसके अलावा अगर जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष या जिला कलेक्टर के द्वारा आदेश दिया जाता है तो भी 30 दिन के अंतर्गत एक मीटिंग करनी पड़ेगी ग्राम सभा की। क्लियर है दोस्तों? ये ग्राम सभा की बैठक के संबंध में सारी बातें। आगे बढ़े, सुनते चलिए, समझते चलिए। हो सकता है थोड़ा सा आपको बैठना पड़े ज़्यादा, ठीक है, थोड़ा फास्ट भी हमको करना पड़ेगा, बट कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पर फिलहाल, ठीक है ना। कम समय में हमको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, तो वही हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक ही वीडियो के अंतर्गत सारी बातें कवर करा दें। चलिए गणपूर्ति देखते हैं कि ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, कोरम जिसे कहते हैं। गणपूर्ति मतलब उस न्यूनतम सदस्य संख्या से है, उस निकाय के उस जो भी बैठक होती है उसकी न्यूनतम संख्या से है, जिनके रहने पर ही वो जो बैठक है वो आगे बढ़ेगी, संचालित होगी, अन्यथा नहीं। मतलब कम से कम उतने व्यक्ति होने ही चाहिए उस सम्मेलन के होने के लिए, उस बैठक के होने के लिए। उससे कम है तो वो बैठक नहीं होगी। ये मतलब होता है कोरम का, गणपूर्ति का। तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए आपके ग्राम सभा के लिए। ग्राम सभा ही चल रहा है अभी, ग्राम पंचायत शुरू नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। 1/10, उसमें से 1/3 महिलाएं होनी चाहिए, मतलब 1/3 महिलाएं होनी चाहिए, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे मान लेते हैं किसी ग्राम सभा के अंतर्गत 1000 व्यक्ति आ रहे हैं, ठीक है, 1000 व्यक्ति आ रहे हैं, तो 100 आपके होने ही चाहिए, तभी आपका वो बैठक होगा। 100 होने ही चाहिए, और जितने भी प्रेजेंट है उसमें 1/3 महिलाएं होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। मतलब 1/3 मतलब 33.33, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब 33.33 महिलाएं कैसी होगी, तो 34, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? 1/3, 1/3 होनी ही चाहिए। ग्राम सभा में गणपूर्ति कराने का उत्तरदायित्व कौन रिस्पॉन्सिबल होगा कि लोग आने चाहिए, उपस्थित होने चाहिए, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है पंचायत के सरपंच और पंच दोनों का दायित्व होता है कि वो गणपूर्ति करें, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और अगर गणपूर्ति नहीं हो पाती है तो बैठक को स्थगित कर दिया जाता है और अगले बैठक के लिए तिथि निर्धारित कर दी जाती है। ठीक, अगर मान लेते हैं कि क्या
आपकी गणपूर्ति नहीं हुई, मिनिमम उतने व्यक्ति प्रेजेंट नहीं है, बैठक स्थगित कर दी जाएगी और अगले बैठक के लिए तिथि निर्धारित कर दी जाएगी अध्यक्ष के द्वारा, जो भी उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, मतलब जनरली सरपंच नहीं है तो उप सरपंच। क्लियर। अब देखिए, जब ये बैठक स्थगित हो गया कोरम नहीं होने की वजह से, तो उसके बाद की जो बैठक होगी उसमें कोरम पूर्ति आवश्यक नहीं होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे मान लेते किसी बैठक में कोरम नहीं हुआ तो बैठक स्थगित हो गई। स्थगित होने के बाद वाली जो बैठक है, अगली बैठक है, उसमें कोरम की आवश्यकता नहीं होगी, तो फिर उसमें कितने भी कम से कम व्यक्ति हो वो बैठक संपन्न हो जाएगी। यही लिखा हुआ है, कोरम पूर्ति की आवश्यक नहीं है अगले बैठक के लिए, ठीक। और इस बैठक में लेकिन ये बात ध्यान में रखना है कि किसी भी नए विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती, कोई भी नए विषय पर चर्चा नहीं होगी, ठीक। एक और चीज़, अगर कोई अनुसूचित क्षेत्र है तो उसके लिए कोरम अलग होता है। जैसे हम सिंपल ग्राम सभा की बात करें जो अनुसूचित क्षेत्र नहीं है तो उसके लिए 1/10, लेकिन कोई अनुसूचित क्षेत्र है और वहाँ पर ग्राम सभा है तो उसके लिए जो कोरम है वो 1/3 होगा, ठीक है, 1/3 से अधिक होना चाहिए। और 1/3 महिलाएं तो होगी फिक्स, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1/3 महिलाएं तो उसमें भी थी, इसमें भी है, बस इसमें 1/10 है, और अनुसूचित क्षेत्र में जो कोरम है वो 1/3 है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इन नए विषय पर चर्चा नहीं होगी, और अगर कोई स्थगित हो चुका है बैठक, उसके बाद जो बैठक हो रहा है जिसमें कोरम की आवश्यकता नहीं है, तो उसमें किन किन विषयों पर चर्चा नहीं होगी, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वार्षिक कार्य योजना पर चर्चा नहीं की जा सकती है। नए विषय पर तो चर्चा नहीं होगी, साथ ही साथ वार्षिक कार्य योजना पर चर्चा नहीं होगी। और किस पर चर्चा नहीं होगी, देखते हैं आगे। हितग्राहियों का चयन नहीं होगा, कोई भी हितग्राही है अगर तो उसका चयन उसमें नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए बहुत ही कम लोग उपस्थित है भाई, ठीक है, कम लोग हैं हुए हैं, तो अपने हिसाब से अगर डिसीजन ले ले तो भी दिक्कत है। तो इस तरीके से हितग्राहियों का जो आपका चयन होगा वो भी नहीं होगा, उस पर भी डिस्कशन नहीं होगा। वार्षिक बजट पे डिस्कशन नहीं होगा, वार्षिक लेखा एवं संपरीक्षा प्रतिवेदन पे कोई डिस्कशन नहीं होगा, और प्रशासनिक रिपोर्ट पर चर्चा नहीं होगी। इतने विषयों पर चर्चा नहीं होगी नए विषयों के साथ में, अगर कोरम नहीं है तो, मतलब उसके अगले वाले बैठक की बात कर रहे हैं जिसमें कोरम नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि कुछ लिमिट तक अगर कोरम नहीं हुआ, गणपूर्ति नहीं हो पाई, लोग आ ही नहीं रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार, जैसे कि मैंने कहा था, सरपंच और पंच होंगे, तो क्या होगा फिर उसके बाद एक्शन क्या होगा उनके ऊपर, तो वो भी देख लेते हैं। ग्राम सभा की लगातार अगर 3 बैठक में कोरम पूर्ति नहीं है, ठीक, तो संबंधित पंच और सरपंच के खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा, और आने वाले 2 ग्राम सभा में कोरम पूर्ति का अवसर दिया जाएगा। आने वाले 2 ग्राम सभा के बैठक में गणपूर्ति का अवसर दिया जाएगा। ठीक है भाई, आपने 3 गणपूर्ति नहीं कर पाए आप बैठकों में, आगे आने वाले 2 बैठकों में गणपूर्ति करवा दीजिए, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन उसके बाद भी कोरम पूर्ति नहीं हो पाती है, मतलब एक तरीके से कुल 5 बैठकों में माफ कीजिए, कुल 5 बैठकों में अगर गणपूर्ति नहीं हो पाती है तो उसके लिए जिम्मेदार सरपंच और पंच होंगे ऑब्वियसली, और उनको हटाने की कार्रवाई की जाएगी, उनको हटाने की कार्रवाई की जाएगी दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा। तो मतलब ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कुल 5 अवसर दिए जाते हैं, कुल 5, शुरू में 3, उसके बाद 2 और, कुल मिलाकर 5 अवसर दिए जाते हैं गणपूर्ति के, पंच और सरपंच को। नहीं हुआ तो हटाने की कार्रवाई की जाएगी। क्लियर है? ठीक है, चलिए। अब जैसे कि मैंने कहा कि एक ग्राम पंचायत जो है विभिन्न 1 से अधिक ग्राम सभाओं का समूह हो सकता है। तो अगर मान लेते हैं किसी विषय पर कोई एक कॉमन विषय है जिसपे 2 या 3 ग्राम सभाओं का हित निर्धारित है, ठीक है, तो उस एक विषय पे अगर सहमति नहीं बन पा रही है तो फिर जैसे कि संयुक्त अधिवेशन हम सुनते हैं संविधान में, वैसे ही इसमें संयुक्त सम्मेलन का प्रावधान होता है। तो यदि ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद होता है तो उस विषय पर ग्राम सभा का संयुक्त सम्मेलन करवाया जाता है, ठीक है, और जो भी निर्णय चुनकर आएगा वो ग्राम सभा के द्वारा लिया गया निर्णय माना जाता है, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन वही तो है जब हम संविधान में पढ़ते हैं संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर संयुक्त सम्मेलन किसी एक विषय पर जिसमें 2 से 3 मतलब 1 से अधिक ग्राम सभाओं के हित होते हैं, उस पर अगर डिसीजन लेना है और आप सब आपस में मतभेद हो रहे हैं तो क्या करवा दीजिए, संयुक्त सम्मेलन करवा दीजिए। उससे जो निर्णय निकल कर आएगा, मत देने पे हाथ उठाकर मत दिए जाएंगे सदस्यों के द्वारा, उससे जो निर्णय निकल कर आएगा वो सभी ग्राम सभाओं के निर्णय मान लिए जाएंगे, मतलब जितने उसमें शामिल हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से शुरू होगा दोस्तों ग्राम पंचायत, ठीक है। चलिए ग्राम पंचायत की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने देखा
अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। अब ये ग्राम पंचायत आ रहा है। अभी हमने बुनियादी इकाई के बारे में देखा था, ग्राम सभा के बारे में देखा था। अब हम ग्राम पंचायत की बात करेंगे। न्यूनतम वार्ड की संख्या 10 और अधिकतम वार्ड की संख्या 20, मतलब न्यूनतम सदस्य अधिकतम सदस्य। जैसे कि मैंने आपको कहा, प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या ऐसी कोशिश करते हैं कि समान रहे, ठीक है, समान रहे। अब एकदम से एक एक व्यक्ति को चुनकर गिनती नहीं करते हैं, यहाँ पर समान रहे ये कोशिश करते हैं। हर एक वार्ड, मतलब वार्ड विभाजित होते हैं, या तो आपको पता होगा ना, बहुत सारे चुनाव आपने देखे होंगे, कॉर्पोरेट चुनाव जैसे रहते हैं, पार्षदों के चुनाव रहते हैं, उसमें भी वार्ड संख्या होती है हर एक शहर में, ठीक है। तो वहाँ पर भी वार्ड इस तरीके से आपके विभाजित किए जाते हैं कि हर एक वार्ड की जनसंख्या समान होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर भी वो चीज़ मेंटेन करते हैं। प्रत्येक 1000 जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत निर्धारित किया जाता है, ठीक है। प्रत्येक 1000 जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत निर्धारित किया जाता है। चलिए आगे देखें। प्रत्येक ग्राम पंचायत में वार्डों की संख्या कलेक्टर द्वारा निर्धारित की जाती है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अधिसूचना करेगा राज्यपाल, वार्डों की संख्या कितनी होगी ये डिसाइड करेगा कलेक्टर। हालांकि वो तो फिक्स है, ठीक है, हालांकि तो फिक्स है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए, अधिकतम संख्या आपकी 10 है यहाँ पर सदस्यों की, और 1000 संख्या पर एक आपका होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर प्रत्येक 1000 संख्या पर एक ग्राम पंचायत, ऐसा नहीं है, एक ग्राम पंचायत वार्ड होगा एक्चुअली, ठीक है, एक ग्राम पंचायत वार्ड होगा। तो मान लेते किसी जगह की जनसंख्या 10,000 से कम है, तो उस हिसाब से आपकी अधिकतम न्यूनतम संख्या जो है वो 10 से कम होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर कहीं की जनसंख्या 10,000 से कम है तो भी मिनिमम 10 आपके वार्ड होंगे ही होंगे। क्लियर है। एक वार्ड के पीछे आपकी 1000 जनसंख्या, एक वार्ड के पीछे 1000 जनसंख्या, समझिए, ठीक है। यहाँ पर एक वार्ड आएगा ये, ठीक है, एक वार्ड के पीछे 1000 जनसंख्या होनी चाहिए। लेकिन मान लेते हैं उस पूरे गांव को मिला के जो जहाँ ग्राम पंचायत बनना है वहाँ पर संख्या 10,000 से कम हो जाती है, 10,000 से कम हो जाती है। तो 10,000 से कम मतलब आपकी जो न्यूनतम संख्या है, मतलब वार्ड की संख्या है, वो 10 से कम निकल कर आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर संख्या 10,000 से कम भी आ रही है, मतलब कुल व्यक्तियों की संख्या वहाँ, कुल नागरिक जो है 10,000 से कम भी है, तो उस कम वाली स्थिति में भी कम से कम 10 वार्ड तो होंगे ही होंगे। क्लियर है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। चलो, पंचों के चुनाव में बराबर मत आने पर विहित प्राधिकारी, जो भी वहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड ऑफिसर रहता है, उसके द्वारा लॉटरी निकाली जाती है, जिसे लाट कहते हैं, और उससे निर्णय लिया जाता है कि कौन चुनकर आएगा। अगर मत बराबर वाली स्थिति आती है तो ये भी आप पॉइंट ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए ये सारे स्टेटमेंट हमको ध्यान में रखने हैं। साथ से आते स्टेटमेंट दे देते हैं क्वेश्चन के अंतर्गत, कौन कौन सा कथन सही है ये हमको चुनना पड़ता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है ना। कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा ये मैं कभी भी नहीं कह रहा हूँ, सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। किसी भी क्षेत्र को जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत की अधिसूचना राज्यपाल, जैसे कि मैंने कहा अधिसूचना राज्यपाल के द्वारा। लेकिन वार्डों की संख्या कौन, वार्डों की संख्या कौन, कलेक्टर, वार्डों की संख्या कौन, कलेक्टर, ठीक। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, कोरम क्या होना चाहिए। कोरम, अब हम ग्राम पंचायत चूंकि शुरू कर चुके हैं, ग्राम सभा हो चुका है, ग्राम सभा में 1/10 था, याद करते चलिए, कंपेयर करते चलिए। चाहे तो कॉपी में आप एक टेबल बना के लिख सकते हैं, ग्राम सभा का कोरम कितना था। अब ग्राम पंचायत की बात करेंगे तो ग्राम पंचायत के लिए कोरम 50% होना चाहिए, आधा होना चाहिए। मतलब अगर मैं भिन्न में बात करूं तो 1/2, जैसे उसमें 1/10 देखा था, यहाँ पर 1/2 होना चाहिए। क्लियर, आगे बढ़े। ग्राम पंचायत का सरपंच प्रत्येक माह कम से कम एक सम्मेलन अवश्य बुलाएगा। यहाँ पर सम्मेलन की बात कर लेते हैं, जैसे उसमें आपका क्या था, साल भर में आपके 6 सम्मेलन होने को थे। यहाँ पर हर महीने कम से कम एक सम्मेलन होना चाहिए, ठीक है, और वो सरपंच आपका बुलाएगा। यदि सरपंच जो है सम्मेलन बुलाने में असमर्थ होता है, तब पंचायत सचिव 25 दिन के बाद सम्मेलन की सूचना जारी करेगा कि 25 दिन बाद भाई सम्मेलन होगा। ये सूचना जारी करेगा कौन, पंचायत सचिव, ठीक। विशेष सम्मेलन की बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि पंचायत के 50% सदस्य से अधिक लिखित आवेदन दे दें तो सरपंच को विशेष सम्मेलन बुलाना होगा। क्लियर है, जितने भी उसमें पंच है, मतलब सदस्य इसमें ग्राम पंचायत कौन होते हैं, पंच। अगर 50% से अधिक जो आपके पंच हैं, सदस्य हैं, वो अगर लिखित आवेदन दे दे तो सरपंच को एक विशेष सम्मेलन बुलाना पड़ेगा हर मंथ के मीटिंग के अलावा, ठीक है। भले उस महीने मीटिंग हो चुकी हो, लेकिन अगर फिर से बुलाना चाहते हैं तो ये प्रावधान है
और 7 दिन के भीतर होना चाहिए फिर वो, ठीक है ना, 7 दिन के भीतर वो चीज़ आपकी मीटिंग होनी चाहिए। यदि सरपंच असफल रहता है तो वह सदस्य ही सम्मेलन बुला सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि भैया सरपंच ने किसी तरीके से ध्यान नहीं दिया, विशेष सम्मेलन की बात कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे कि जो सदस्य हैं मतलब पंच हैं वो ही आपस में फैसला करके सम्मेलन बुला लेंगे, ठीक है। लेकिन सूचना हमेशा सचिव ही जारी करेगा। देखें कि जैसे सरपंच उस समय फेल हो गया था बुलाने के लिए, तो सचिव ने ही 25 दिन बाद की सम्मेलन की बैठक की सूचना जारी की। यहाँ पर भी सूचना सचिव ही जारी करेगा, पंचायत सचिव जो रहता है, ठीक है। और एक चीज़, यदि सरपंच 3 विशेष सम्मेलन बुलाने में असमर्थ है, मतलब सरपंच ध्यान ही नहीं दे रहा है विशेष सम्मेलन बुलाने के लिए, 3 विशेष सम्मेलन नहीं बुला पाया, तो उससे छत्तीसगढ़ पंचायती राज धारा 40 के तहत सरपंच को सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। समझते चलिए। देखिए आरक्षण क्या होगा। तो छत्तीसगढ़ में ऐसा प्रावधान है कि एसटी एससी के अनुपात के आधार पर ही आरक्षण दिया जाएगा। भारत में आरक्षण का प्रावधान थोड़ा अलग है, छत्तीसगढ़ में आरक्षण का प्रावधान अलग है, ठीक है। यहाँ पर अलग से ओबीसी के आरक्षण का भी प्रावधान है, ठीक है। कितना है वो हम देखेंगे थोड़ी देर में। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में क्या है कि एसटी एससी की जो भी जनसंख्या है उसके अनुपात में ही आपके पंचायत में आरक्षण दिए जाएंगे। क्लियर है? उनकी जनसंख्या के अनुपात में, ध्यान रखिएगा बस। क्लियर? मतलब जो भी उनकी जनसंख्या उनका अनुपात ले लेंगे, उन्हीं अनुपात में उनको आरक्षण दे देंगे। यदि किसी क्षेत्र में एसटी एससी का आरक्षण 50% या 50% से कम हो रहा है, समझिए कोई अगर ग्राम पंचायत है वहां पर आरक्षण की सीमा एसटी एससी को मिलाकर 50% या 50% से कम हो रही है, तो उसमें ओबीसी को 25% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। और ये सभी लेवल में सेम है, चाहे आप जनपद पंचायत की बात करें, ग्राम पंचायत की बात करें या जिला पंचायत की बात करें, इसी प्रकार आरक्षण दिए जाएंगे, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, यदि एसटी एससी मतलब अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 50% या 50% से कम स्थान आरक्षित है, तो कुल स्थान का 25% आरक्षण ओबीसी को दिया जाएगा, ठीक है। कुल स्थान का 25% ओबीसी के लिए आरक्षित होगा, ये चीज याद रखेंगे। और महिलाओं के लिए 50% आरक्षण रहेगा ग्राम पंचायत में, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। 50% आरक्षण महिलाओं के लिए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, ये हो गया आरक्षण का पूरा प्रावधान। ये हमारे प्रश्न बन सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि ये बहुत ही फेमस है तो हर कोई जानता है, तो क्वेश्चन शायद ना बन सके, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना। महिलाओं का तो बिल्कुल ध्यान रखिए, 50% आपके आरक्षण है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, चलिए। पंचायतों की अवधि, या जिसे हम कार्यकाल कह सकते हैं, ठीक है। पंचायतों की अवधि या कार्यकाल, चलिए देखते हैं। प्रत्येक पंचायत अपने प्रथम सम्मेलन के नियत तारीख से 5 वर्ष तक चलने वाला है। कब से? प्रथम सम्मेलन से। प्रथम सम्मेलन जब भी होगा, प्रथम सम्मेलन जब भी होगा उसी तारीख से 5 वर्ष के लिए आपका इसका कार्यकाल होगा ग्राम पंचायत का, ठीक है। तो जनरली चाहे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत कोई भी पंचायत हो, उसकी प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक का उसका कार्यकाल होता है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और चीज़, प्रथम सम्मेलन कौन बुलाएगा, ठीक है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सुन लीजिए ध्यान से। आगे मैं जनपद पंचायत में भी बताऊंगा, तो आपको फिर से रिवाइज हो जाएगा। ग्राम पंचायत सचिव आपका प्रथम सम्मेलन बुलाएगा, क्योंकि उस समय तो देखिए चुनकर तो आ गए हैं, लेकिन फिर भी पद बाहर ग्रहण नहीं किए हैं ना अभी, ठीक है, शपथ वगैरह नहीं हुआ है। तो पंचायत सचिव के द्वारा प्रथम सम्मेलन बुलाया जाएगा, ठीक है। 30 दिनों की सूचना दी जाएगी और प्रथम सम्मेलन बुलाया जाएगा, शपथ वगैरह होगा पहले सम्मेलन में, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। वैसे ही हम जनपद पंचायत और जिला पंचायत में भी देखेंगे, तो आपको फिर से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, 5 वर्ष की अवधि अगर समाप्त होने वाली है किसी पंचायत की, तो उसके 6 महीने पहले ही चुनाव हो जाएगा अगले पंचायत के लिए, ठीक है। 5 साल की अवधि पूरी होने वाली है, तो अगले जब 6 महीना बचा हुआ है ना, तो 6 महीने पहले ही चुनाव करवा लिया जाएगा। क्लियर? तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, 6 महीने पूरा होने पर मतलब बचा रहेगा जब, तो उसके पूर्व ही आपका चुनाव करवा लिया जाएगा, ठीक है।
अच्छा, 5 वर्ष के पहले अगर पंचायत सरपंच की पद त्याग हो जाता है तो 6 महीने के भीतर आपका फिर से चुनाव करवा लेना होगा। वही बात है कि मान लेते हैं पंचायत है वो 5 वर्ष होने के पहले ही आपका ख़त्म हो गया, पूरे पंचायत ही भंग हो गया 5 वर्ष के पहले ही, ठीक। तो 6 महीने के भीतर उसको चुनाव करवा लेना है, ठीक। तब तक स्थानापन्न अधिकारी के द्वारा कार्य संपादन किया जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखें, स्थानापन्न अधिकारी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। चलिए, पंच सरपंच चुनाव जानकारी कि अगर पद त्याग हो जाए, पहले से त्याग पत्र दे दें या मृत्यु हो जाए कोई सरपंच तो क्या करें, ठीक है। तो यहाँ पर पंच को हटा दीजिए, पंच की बात नहीं करेंगे क्योंकि पंच अगर कोई नहीं रहता है, पंच मतलब क्या रहता है कि सदस्य रहता है वहाँ पर, 10 सदस्य से लेकर 20 सदस्य होता है। अगर कोई एक आध दो पंच चले भी जाए तो उससे कोई कार्रवाई नहीं रुकेगी। लेकिन हाँ, अगर सरपंच नहीं है, सरपंच ने त्याग पत्र दे दिया, सरपंच की मृत्यु हो जाती है पद पर या कार्यकाल के दौरान, तब डेफिनेटली सरपंच हमको चाहिए ही। और उस केस में उप सरपंच आपकी अध्यक्षता नहीं करेगा, उसके लिए हमको सरपंच नव निर्वाचित करना ही होगा। तो उसके लिए कंडीशन देखिए क्या होगा। 5 वर्ष होगा अवधि, जैसे कि मैंने बताया पहले अधिवेशन से, मतलब पहले बैठक से। अगर किसी सरपंच की मृत्यु हो जाती है या वो त्यागपत्र दे देते हैं सरपंच, ठीक है, यहां पर सरपंच की बात करेंगे, तो 6 महीने के अंतर्गत चुनाव करवा लेना है। 6 महीने के अंतर्गत चुनाव करवा लेना है। और इस 6 महीने के दौरान, मतलब जितने भी समय तक आपके सरपंच नहीं है, तो सरपंच कौन कार्य करेगा सरपंच के तौर पे, तब जो निर्वाचित पंच होंगे वो आपस में अपने बीच से ही एक स्थानापन्न सरपंच चुनेंगे, अपने में से ही मत करके स्थानापन्न सरपंच की चुनाव करेंगे, ठीक है। और वही आपका सरपंच के पद पर तब तक रहेगा जब तक नवनिर्वाचित सरपंच ना आ जाए। और जो नवनिर्वाचित सरपंच होगा वो बचे हुए कार्यकाल के लिए ही चुनकर आएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ना कि 5 वर्ष के लिए, क्योंकि 5 वर्ष जो है वो आपका पहली बैठक से वो तो फिक्स है। अगर कोई सरपंच की मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र दे देता है, तो नया जो चुनाव होकर आएगा उपचुनाव में, वो बचे हुए कार्यकाल के लिए ही चुनकर आएगा। ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद भी अगर किसी परिस्थिति में, यहां पर पंच नहीं करना है आपको, सिर्फ सरपंच ध्यान रखना है, सरपंच निर्वाचित नहीं होता है, ठीक है, तो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा निश्चय करने पर ही चुनाव होंगे। मतलब किसी भी स्थिति में अगर चुनाव नहीं हो पाता है तो राज्य चुनाव आयोग जो है वो डिसाइड करेगा कि कब चुनाव होना है। और तब तक मान लेते हैं ऐसी कोई स्थिति होती है, मान लेते हैं ये तो एक स्थिति हो गई कि आपका चुनाव आयोग डिसाइड करेगा कि जब चुनाव होगा उसके बाद फिर चुन के लिए आ जाएंगे, तब तक स्थानापन्न सरपंच अपने पद पर है। लेकिन ऐसे मान लेते हैं कि कार्यकाल पूरा हो गया 5 वर्ष का, किसी पंचायत का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया, उसके बाद चुनाव नहीं हो पाए किसी कारणवश, ठीक है, तो 5 वर्ष का कार्यकाल तो हो गया, अब सबको चला जाना चाहिए, लेकिन भैया नए तो चुनकर आए नहीं है ना, तब तक कौन करेगा? तब तक आपके जो पुराने सरपंच हैं वही कार्यभार संभालेंगे। ये आप ध्यान में रखेंगे, ये सारी स्थिति है यहाँ पर। क्लियर है? एक बार समझिएगा फिर से। मृत्यु त्यागपत्र होता है तो 6 माह में चुनाव करा लेना है, तब तक कौन करेंगे? तब तक जो पंच है आपस में, वही आपस में चुनकर एक सरपंच नियुक्त करेंगे नए निर्वाचित सरपंच चुने जाने तक। उप सरपंच यहाँ पर सरपंच के पद पर कार्य नहीं करेगा, ठीक है। अगर किसी कुछ समय के लिए कुछ कारणवश सरपंच नहीं रहता है तब उप सरपंच आता है, लेकिन त्यागपत्र मतलब परमानेंट रिक्ति अगर आ गई उस पद की तो पंच अपने मन से चुनेंगे स्थानापन्न सरपंच, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, स्थानापन्न कहते हैं उसे, ठीक है। और सरपंच उसके बाद फिर भी नियुक्त ना हो किसी कारणवश, मान लेते हैं चुनाव उसका नहीं हो पाया, तो राज्य चुनाव आयोग जब डिक्लेयर करेगा तब चुनाव होगा, तब वो चुनकर आ जाएंगे। और अगर कार्यकाल पूरा हो गया है पंचायत का और उस स्थिति में भी सरपंच चुनकर नहीं आए हैं, तब आपका जो पुराना सरपंच है वही पद पर बने रहकर कार्य करेगा। ये लिखा हुआ है लास्ट लाइन में। ये दो अलग अलग चीज़ें यहाँ पर ये लगा हुआ है, क्लियर? दो अलग अलग चीज़ें क्लियर है दोस्तों। इतनी बातें आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, पंचायत चुनाव जो है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत चुनाव जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही करवाए जाते हैं, ठीक है। तो इस कारण यहाँ पर ये क्या आया है? राज्य निर्वाचन आयोग। क्लियर? स्थानापन्न सरपंच किसे कहते हैं? ध्यान में आया आपको? स्थानापन्न सरपंच पंचों के बीच से ही चुने हुए होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर प्रश्न एक बार पूछ लिया था, स्टेटमेंट दे दिया गया था कि स्थानापन्न सरपंच कौन होते हैं या किसके द्वारा चुने जाते हैं। तो स्थानापन्न सरपंच पंचों के द्वारा ही चुने जाते हैं आपस में अपने में से ही। आगे बढ़े, चलिए।
देखें, सरपंच उप सरपंच के लिए अर्हता क्या है, योग्यता क्या है। कोई व्यक्ति जो पंच के रूप में निर्वाचन के लिए योग्य हो, ठीक है, मतलब यहाँ पर हम सरपंच और उप सरपंच के लिए योग्यता की बात करें। पंच मतलब पंच की योग्यता तो हमने देख ली है। पंच की योग्यता वही होती है जो आपके 21 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, ठीक है। विधानसभा के जो सूची में है, नामावली में, वो होना चाहिए, मतलब समस्त वो व्यक्ति जिसमें मतदाता सूची में उसका नाम हो और 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो चुनाव खड़े रहने के लिए, 21 वर्ष, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो वो पंच की योग्यता हो गई। लेकिन यहाँ पर सरपंच और उप सरपंच के लिए बात करें, इनकी आयु सीमा 21 वर्ष ही होगी, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चुनाव में खड़े रहने के लिए 21 वर्ष जरूरी है, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, ये सारी बातें। उसके अलावा सरपंच और पंच के लिए, उप सरपंच के लिए क्या क्या बातें हैं, तो देखिए, कोई व्यक्ति जो पंच के रूप में निर्वाचन होने के लिए योग्य हो, मतलब जो पंच की योग्यता है वही इन दोनों में योग्यता होनी चाहिए, ऑब्वियसली, ठीक है। साथ ही साथ लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ विधानसभा का भी सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यह शर्तें ना पंचों के लिए नहीं है, लिखा ऊपर में। सरपंच और उप सरपंच के लिए अर्हता या योग्यता की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पंच की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये जो योग्यता है ना, मतलब इस चीज़ का नहीं होना चाहिए, क्या, लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा, राज्य का जो विधानसभा है उसकी सदस्यता नहीं होनी चाहिए सरपंच और उप सरपंच के लिए। ये बात थोड़ी अजीब सी ज़रूर लगती है कि अगर कोई व्यक्ति मान लेते लोकसभा राज्यसभा का सदस्य है या विधानसभा का सदस्य, तो सरपंच क्यों बनना चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन फिर भी ये आपको ध्यान में रखना है। सहकारी सोसाइटी, सहकारी सोसाइटी मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी का सभापति उप सभापति नहीं होना चाहिए, तभी वो सरपंच उप सरपंच के लिए निर्वाचन उम्मीदवार बन सकता है। सरकारी नौकरी के पद पर ना हो, मतलब लाभ के पद पर ना हो, उसके सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, ये सरकारी है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। मतदाता के लिए आयु 18 वर्ष है, लेकिन उम्मीदवार के लिए आयु 21 वर्ष है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत के पदाधिकारी, मतलब इनके शपथ कौन कौन लिए जाते हैं उसकी हम बात करेंगे। पदाधिकारी वही पंच, सरपंच और उप सरपंच होते हैं। तो शपथ विहित प्राधिकारी के द्वारा करवाया जाएगा, प्रिस्क्राइब्ड ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा। त्यागपत्र कौन किसको देगा, देखना, पंच सरपंच को देता है त्यागपत्र अपना, ठीक है। पंच किसको देगा अपना त्यागपत्र, सरपंच, मतलब जो सदस्य होता है ग्राम पंचायत का, वो अपने अध्यक्ष को सीधा सीधा त्यागपत्र दे देगा। और ये हर लेवल में होने वाला है, जनपद और जिला पंचायत दोनों में होने वाला है कि जो भी सदस्य रहेगा वो अपने अध्यक्ष को त्यागपत्र देगा, और जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहेगा वो किसको त्यागपत्र देगा, देखना यहाँ पर सरपंच जो है वो जिला उप संचालक पंचायत को अपना त्यागपत्र देगा, और उप सरपंच भी जिला उप संचालक पंचायत को अपना त्यागपत्र देगा। क्लियर, ये आप ध्यान रखेंगे। अब जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ग्राम पंचायत सचिव कौन होता है, तो ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत सचिव पूरा पंचायत की मतलब जो कार्य प्रणाली है उसके देखरेख के लिए होता है, उसके रजिस्टर को मेंटेन करने के लिए। हालांकि हस्ताक्षर सरपंच ही करता है, जो भी रजिस्टर मेंटेन करेगा उसमें जो भी कार्य प्रणाली होती है, जो भी बातें होती है, उसको पूरा नोट करता है कौन, ग्राम पंचायत सचिव, लेकिन हस्ताक्षर सरपंच ही करेगा। सारी चीज़ें सही चल रही है नहीं चल रही है ये सब देखने का कार्य आपका ग्राम पंचायत सचिव को होता है। ये प्रशासनिक प्रमुख होता है, ठीक है, पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है ये आप ध्यान रखेंगे। किसके द्वारा नियुक्ति होती है, उप संचालक के द्वारा, जो पंचायत और समाज कल्याण का होता है, ठीक है। शक्ति, ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक सचिव बुलाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रथम सम्मेलन कौन बुलाता है, ग्राम पंचायत सचिव। कार्य क्या होता है, ग्राम पंचायत के अभिलेख को बनाने की जिम्मेदारी होती है, और ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में आय व्यय की जानकारी प्रस्तुत करता है। ये रजिस्टर मेंटेन करता है बेसिकली, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमारा शुरू होता है जनपद पंचायत, दूसरा हम लेवल, तीनों लेवल कवर करेंगे, साथ ही साथ कैसे पद मुक्ति होती है यहाँ तक हम बात करेंगे दोस्तों आज, ठीक है। चलिए तो हम दूसरा अपना स्तर चालू कर रहे हैं पंचायत का त्रिस्तरीय में से, ग्राम पंचायत हो गया पूरा। दूसरा आपका जो लेवल आएगा वो है जनपद पंचायत, जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ठीक है, जिसे हम विकास खंड कहते हैं, विकास खंड, विकास खंड या जैसे कहते हैं ब्लॉक, ठीक है, जनपद, ठीक। अधिसूचना राज्यपाल के द्वारा, ये तो हमको पता ही है। संरचना क्या क्या है, कौन कौन व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं, ये चीज़ महत्वपूर्ण है। जैसे ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच ही होते थे, यहाँ पर कौन कौन शामिल होगा, कौन कौन जनपद पंचायत के सदस्य कहलाए जाएंगे, उनकी बात करते हैं। तो निर्वाचन क्षेत्र जो होगा जनपद पंचायत के, उनके सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक है।
प्रत्येक वार्ड से एक और बात ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक वार्ड से 5000 नागरिक होने चाहिए। जैसे उसमें क्या था, 1000 था, जनपद पंचायत के लिए वो कंडीशन 5000 है। न्यूनतम और अधिकतम संख्या मैं पहले ही बता चुका हूँ, 10 और 25। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें एक वार्ड के पीछे 5000 लोग, 10 और 25 के हिसाब से आप देख लीजिएगा। ठीक है, 10 अगर न्यूनतम वार्ड लेंगे तो मिनिमम इसकी जो कैपेसिटी होती है 50,000 आपके नागरिक होने चाहिए इसमें। लेकिन अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या 50,000 से कम है तो फिर मतलब वो ग्राम पंचायत वाली सिचुएशन आ जाती है। यहाँ पर ग्राम पंचायत वाला जो डेफिनेशन मैंने बताया था कि अगर किसी क्षेत्र की जो जनसंख्या 10,000 से कम होती है तो भी मिनिमम 10 वार्ड रहेंगे, ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मान लेते जनपद पंचायत वाला डिसाइड हो ही गया है तो फिर से वही बात है कि न्यूनतम आपके 10 वार्ड यहाँ पर होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वार्ड में 5000। ठीक, तो 50,000 का बनता है मिनिमम। और फिर अगर 25 सीट की बात करें, 25 वार्ड की बात करें तो 25 गुणित 5000 कर सकते हैं। लेकिन ये आंकड़े महत्वपूर्ण नहीं है, मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको, सिर्फ ये 5000 ध्यान रखना है एक वार्ड के पीछे। ठीक है, ये तो लिखा हुआ है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या कम से कम 5000 होनी चाहिए, तो लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा। जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण, अब देखिए ग्राम पंचायत के वार्ड का निर्धारण कौन कर रहा था कि कितने वार्ड होंगे, कलेक्टर। लेकिन यहां पर जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, ये बातें क्लियर, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा, ग्राम पंचायत में वार्डों की संख्या का निर्धारण कलेक्टर के द्वारा। याद करते चलिए साथ साथ, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य विधानसभा के ऐसे समस्त कौन कौन लोग आ रहे हैं, पहले आ गए इसमें निर्वाचन क्षेत्र के समस्त निर्वाचित सदस्य। ठीक है, जो सदस्य के रूप में चुनकर आएंगे, निर्वाचित होकर आएंगे, जो चुनाव में भाग ले रहे हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। उसके अलावा राज्य विधानसभा के सभी ऐसे सदस्य जो उस निर्वाचन क्षेत्र के, मतलब इस जनपद पंचायत क्षेत्र के भीतर पूर्णतः या अंशतः आते हों। मतलब कोई जनपद क्षेत्र है, उसमें आने वाला राज्यसभा का, माफ कीजिए, विधानसभा का, राज्य विधानसभा का वो सदस्य होगा जो उसके अंतर्गत पूर्णतः या अंशतः आता है। मतलब पूर्ण तरीके से उस क्षेत्र के अंतर्गत आता है या आंशिक रूप से आता है, मतलब कुछ क्षेत्र उसका आता है। ठीक है, और ऐसा सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जनपद पंचायत का सदस्य बनने का योग्य नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये अलग पॉइंट है। मतलब अगर कोई जो राज्य विधानसभा का क्षेत्र सदस्य है, वो अगर उसका क्षेत्र पूर्णतः नगरीय है तो वो जनपद पंचायत का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा विधानसभा सदस्य, विधानसभा का सदस्य मतलब जिसे विधायक कहते हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वह जनपद पंचायत का सदस्य नहीं बन पाएगा, नहीं बनेगा। ठीक, केवल वो आएगा जिनका क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र ग्रामीण हो या अंशतः ग्रामीण हो। क्लियर, आगे देखें। जनपद पंचायत क्षेत्र के कुल सरपंचों का, मतलब जनपद पंचायत एक क्षेत्र डिसाइड कर दिया, अब उस जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत आएंगे बहुत सारे। यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहले बहुत सारे छोटे छोटे आपके क्या बने, ग्राम सभा। ठीक है, गांव के रूप में। अब हम बात करें तो इन सब को मिला के बना दिया एक आपका ग्राम पंचायत। वैसे ही कई ग्राम पंचायत होंगे, ठीक है, जो अपने में कई सारे गांव इकट्ठा किए होंगे, ग्राम सभाएं लिए होंगे, और फिर क्या होगा कि इन सब को कवर करते हुए एक ऐसा आपका जनपद पंचायत होगा। क्लियर है, यह आपका जनपद पंचायत होगा। आई थिंक इससे आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, ठीक है ना। तो ये जो छोटे छोटे ब्लू पेन से दिख रहे हैं वो आपके ग्राम सभा, उसको कवर करता हुआ ये ग्राम पंचायत, और सबसे ये जो बाहरी भाग मैंने लिया है ये वाला, ये आपका जनपद पंचायत। तो क्लियर, यही लिखा हुआ है कि जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत के सरपंचों का 1/5, जिसे 20% कहते हैं, चक्रानुक्रम में 1 वर्ष की अवधि के लिए विहित प्राधिकारी के द्वारा लॉट निकालकर चयन किया जाएगा, नामित किया जाएगा, जिनका कार्यकाल केवल 1 वर्ष का होगा। क्लियर, मतलब ये पूरा आपका क्या है, जनपद पंचायत। इसके अंतर्गत जो भी ग्राम पंचायत आ रहे हैं उनके जो सरपंच होंगे, ठीक, जितने भी सरपंच होंगे उनका 1/5 मतलब 20%। ठीक है, 20%, ये आप ध्यान रखेंगे, ये ठीक है। और जो भी 20% चुनकर आएंगे वो लॉटरी के द्वारा डिसाइड करेंगे, विहित प्राधिकारी के द्वारा।
क्लियर। और उनका कार्यकाल कितना होगा जनपद पंचायत के सदस्य के रूप में? 1 वर्ष का। तो इतने लोग हैं, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कौन कौन सदस्य शामिल हो रहे हैं जनपद पंचायत में? पहला, जो चुनाव में खड़े हुए उम्मीदवार वो जो निर्वाचित होकर आ रहे हैं वो। दूसरा, राज्य विधानसभा के सदस्य जिनका क्षेत्र अंशतः या पूर्णतः आता हो, केवल लेकिन पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में ना आता हो उनका क्षेत्र, ठीक है। और तीसरे, जो भी जनपद पंचायत के क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत है उनके जो सरपंच है उनका 1/5, ये सभी शामिल होंगे जनपद पंचायत में। क्लियर है? ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि इस जनपद पंचायत के अंतर्गत मान लेते हैं 100, उदाहरण के तौर पे 100 आपके सरपंच हैं और 100 सरपंच है, उनका 1/5 मतलब 100/5 होगा, ठीक है। तो मतलब ये कितना हो जाएगा? 20, मतलब 100 का 20% भी 20 और 1/5 भी 20, वही बात है। तो 20 सरपंच जो हैं वो इनके सदस्य होंगे उस क्षेत्र के जनपद पंचायत के। ये पूरा मैंने बता दिया आपको, क्लियर, ठीक है। आगे बढ़े, ये हो गए इनकी संरचना। अब देखिए, ठीक है, ये लास्ट लाइन ये लिखा हुआ है कि 1 वर्ष का होगा और उनका पुनः निर्वाचन नहीं होगा, मतलब पुनः चुनकर वो नहीं आएंगे, ये चीज़ लिखा हुआ है आगे कंटिन्यूएशन में, ठीक है। पुनः उनको सदस्यता नहीं दी जा सकती। एक बार वो जो सरपंच आ गए ना चुनकर जनपद पंचायत के लिए, उनको फिर से सदस्यता नहीं दी जाएगी, वही कंटिन्यूएशन में लिखा हुआ है, ठीक। अब देखें, वह सरपंच सदस्य पंचायतों की स्थायी समिति के सदस्य नहीं हो सकते। वही जो सरपंच जो चुनकर आ रहे हैं वो स्थायी समिति के सदस्य नहीं होंगे, क्योंकि पंचायत समिति पढ़ेंगे तो और वो क्लियर होगा आगे, ठीक है। फिलहाल ये लाइन ध्यान रख लीजिए, जो पंचायत सरपंच जनपद पंचायत के सदस्य के रूप में चुनकर आएंगे 1 वर्ष के लिए, वो पंचायतों की स्थायी समिति के सदस्य नहीं होंगे, ठीक। अब गणपूर्ति कितनी होगी जनपद पंचायत के लिए? तो 1/3, ठीक है। अब याद करते चलिए लाइन से, देखिएगा मैं ध्यान से बता रहा हूँ। पहला देखा था हमने ग्राम सभा, दूसरा हमने देखा था ग्राम पंचायत, अब हमने देखा जनपद पंचायत और हम देखेंगे जिला पंचायत, ठीक है। अब इसमें मैं गणपूर्ति की बात कर रहा हूँ, कोरम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें कोरम आपका 1/10 था, याद होगा आपको, अनुसूचित क्षेत्र के लिए 1/3 था। ग्राम पंचायत में वो आपका कोरम हो गया 1/2, मतलब आधा, 50%, ठीक। जनपद पंचायत में वो हो गया आपका 1/3 और जिला पंचायत में भी वो रहेगा 1/3, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, कोरम की बात किया मैंने। चलिए अब इसमें बैठक की बात करते हैं कि बैठक कैसे होती है, कौन बुलाता है, कितने दिनों की सूचना दी जाती है, वो सारी बातें। बैठक की सूचना मुख्य कार्यपालन अधिकारी CEO जिसे कहते हैं वो बुलाएगा। पहली बैठक की अगर बात करें तो देखिए, जैसे जो कार्य या जो स्थिति ग्राम पंचायत के केस में पंचायत सचिव की होती है, वही कार्य और वही स्थिति जनपद पंचायत और जिला पंचायत के केस में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की होती है, ठीक है। मतलब जो व्यक्ति ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव के नाम से जाना जाता है, वैसे ही समकक्ष अधिकारी जनपद पंचायत और जिला पंचायत के केस में क्या कहा जाता है उसे? मुख्य कार्यपालन अधिकारी, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। क्लियर है? एकदम क्लियर है। अब देखिए, तो बैठक की सूचना कौन करेगा? पहली बैठक की सूचना मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नियत तारीख से 7 दिन पहले। माफ कीजिए, पहली बैठक नहीं, कोई भी बैठक की सूचना की अगर बात करें नॉर्मली वो, ठीक है। अब देखिए, बैठक बुलाना, पहली बैठक बुलाना, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से पहली बैठक की बात कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं चुनाव का रिजल्ट आ गया, ये पंचायत के केस में भी वैसे ही होता है, यहाँ पर हम जनपद पंचायत की बात कर रहे हैं, तो रिजल्ट प्रकाशन के 30 दिन के भीतर बुलाया जाएगा, ठीक। रिजल्ट प्रकाशित हो गया, चुनाव का रिजल्ट आ गया, तो जब भी रिजल्ट प्रकाशित हो गया उसके 30 दिन के भीतर आपका पहला सम्मेलन होना चाहिए, ठीक है। और जिस दिन पहला बैठक होगा उसी तारीख से इसके कार्यकाल की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। जनपद पंचायत के कार्यकाल की शुरुआत हो जाएगी। इस प्रथम बैठक में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण होगा, ठीक। सदस्यों के द्वारा अपने में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। जैसा कि आपको पता है, केवल इसमें जो प्रत्यक्ष चुनकर आते हैं वो सदस्य होते हैं, आपस में ही ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं। क्लियर है? तो ये सब प्रथम हम सम्मेलन की ही बात कर रहे हैं, महत्वपूर्ण है। अगर अध्यक्ष सामान्य वर्ग से है, मान लेते हैं अगर अध्यक्ष सामान्य वर्ग से चुना गया, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से चुना गया है, तो उपाध्यक्ष हमेशा आरक्षित वर्ग का होगा। क्लियर है? इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है इस स्लाइड से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ मत लीजिए, क्योंकि पूरा PDF आपको मिल जाएगा ऑलरेडी। जब ये वीडियो पब्लिश हो चुका होगा तो आप जब टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, ज्वाइन करेंगे उसे, तो वो आपको छत्तीसगढ़ पंचायती राज भाग 1 के नाम से मिल जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली लाइन देखिए, शुरुआत करते हैं। देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है कि अगर जनपद पंचायत का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य भविष्य में संसद या विधानसभा या सहकारी सोसाइटी का सभापति, उपसभापति बन जाता है तो उसी तारीख से उसका पद रिक्त माना जाएगा। तो ऑब्वियसली इसमें हमने योग्यता के तौर पे, निरर्ता के तौर पे भी देख लिया था कि भैया उसे सभापति, उपसभापति सहकारी सोसाइटी का नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ आपका विधानसभा, संसद या लोकसभा का जो आपका सदस्य नहीं होना चाहिए। सारी हमने योग्यता पहले से देख रखी थी, तो वही पॉइंट है इसमें से। अब सामान्य बैठक देखिए, तो प्रत्येक माह में कम से कम एक बार होना चाहिए, जैसे ग्राम पंचायत का था, और जनपद पंचायत अध्यक्ष के द्वारा बुलाया जाएगा सामान्य बैठक। प्रथम बैठक कौन? प्रशासनिक अधिकारी। कौन बुलाएगा प्रथम बैठक? प्रशासनिक अधिकारी। ग्राम पंचायत के केस में पंचायत सचिव, और जनपद पंचायत के केस में और जिला पंचायत के केस में मुख्य कार्यपालन अधिकारी। लेकिन पहली बैठक जब हो गई, और पहली बैठक में क्या क्या गतिविधि होती है वो भी मैंने बता दिया। पहली बैठक हो गई, पहली बैठक के बाद जब जितनी भी बैठक होगी, रेगुलर मीटिंग होगी, नियत मीटिंग जो होगी, वो उस सभा का अध्यक्ष के द्वारा बुलाया जाएगा, उस सभा के अध्यक्ष के द्वारा बुलाया जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा है, जनपद पंचायत अध्यक्ष के द्वारा सामान्य बैठक बुलाई जाएगी। विशेष बैठक की बात कर लेते हैं, विशेष बैठक की बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, यदि जनपद पंचायत के 50% से अधिक सदस्य जनपद पंचायत की विशेष बैठक के लिए आवेदन करते हैं तो 50% से अधिक वाली क्राइटेरिया आ गई यहाँ पर। आधे से अधिक अगर सदस्य आग्रह करते हैं, आवेदन करते हैं, तो फिर विशेष बैठक बुलाई जाएगी। किसके द्वारा? अध्यक्ष के द्वारा, क्योंकि विशेष बैठक बुलाने की जिम्मेदारी हमेशा अध्यक्ष की होती है। ग्राम पंचायत के केस में सरपंच की हो रही थी, यहाँ पर जनपद पंचायत अध्यक्ष होगी। 7 दिन के भीतर आपको बुलाना पड़ेगा जनपद पंचायत अध्यक्ष को। ठीक है, अध्यक्ष आवेदन प्राप्त होने के बाद भी बैठक बुलाने में असमर्थ रहता है तो वे सदस्य स्वयं बैठक बुला सकते हैं, जैसा आपका ग्राम पंचायत, मतलब वो सारे प्रावधान है जो ग्राम पंचायत में है। बेसिकली अगर आपको ग्राम पंचायत आपने अच्छे से पढ़ लिया तो लगभग वैसे ही है। कुछ आपको डेटा जैसे इस प्रकार के, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है ना? और सूचना CEO के द्वारा जारी की जाएगी, जैसे पंचायत सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत के केस में की जा रही थी। ठीक है, CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव, मतलब मुख्य कार्यपालन अधिकारी। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, जिला पंचायत शुरू हो गया। अब जनपद पंचायत का सुन लीजिए, मैंने इसमें त्यागपत्र नहीं बताया आपको। जनपद पंचायत के जो पदाधिकारी होंगे उनका त्यागपत्र किसको दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, तो सुन लीजिए। और एक चीज़ और, आरक्षण पूरा वैसे ही होने वाला है, मैंने पहले ही बता रखा है। तो सुन लीजिए, जनपद पंचायत के जो पदाधिकारी हैं वो त्यागपत्र किसको देंगे, तो सुन लीजिए। जो भी सदस्य होते हैं वो अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं, तो आपके जनपद पंचायत के सदस्य अध्यक्ष को त्यागपत्र देंगे, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र कलेक्टर को देंगे। ये आप एक्स्ट्रा ऐड कर लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, जो मैं अभी कह रहा हूँ, वैसे तो कॉपी में नहीं लिख रहे होंगे आप, मैंने ही मना किया है, लेकिन ये बात आप नोट कर लेना कि जनपद पंचायत के सदस्य जनपद पंचायत अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देंगे, और जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र कलेक्टर को सौंपेंगे। क्लियर? चलिए, हो गया वो कंप्लीट हमारा जनपद पंचायत। आगे बढ़ जाते हैं जिला पंचायत। और भी कुछ बातें शेष रही होगी तो उसके सारे प्रावधान वैसे ही हैं जो ग्राम पंचायत के हैं लगभग। ठीक है, जो भी बातें नहीं है वो मैं सारी बातें कवर करा रहा हूँ यहाँ पर। चलिए देखिए, अब जिला पंचायत। ठीक, न्यूनतम और अधिकतम संख्या, न्यूनतम संख्या तो 10, अधिकतम संख्या 35। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या कम से कम 50,000 होनी चाहिए। ठीक है, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या कम से कम 50,000 होनी चाहिए, तब ये आपका जिला पंचायत होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें कौन कौन सा संगठन होता है तो ये बात आप ध्यान रखिए। तो निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य जिला पंचायत सदस्य जिसे कहेंगे। ठीक है, जो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आने वाले हैं। ठीक, दूसरा, लोकसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः शामिल हो उस जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत। क्लियर है? ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है?
लोकसभा के ऐसे सदस्य, अब देखिए जनपद पंचायत जो था उसमें विधानसभा आ रहे थे, ठीक, विधानसभा के सदस्य आ रहे थे, संसद के सदस्य नहीं थे, संसद के सदस्य नहीं थे जनपद पंचायत में। जिला पंचायत में अब संसद के सदस्य आने वाले हैं, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, ये आप ध्यान रखें, ठीक। लोकसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः शामिल हो। राज्यसभा के समस्त सदस्य जिनका नाम जिले की ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में आता हो, ठीक है, उस जिले की ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में जिस राज्यसभा के सदस्य का नाम है वो आपके जिला पंचायत के सदस्य हो जाएंगे। लोकसभा के वो सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः आंशिक रूप से उस जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आता हो। क्लियर? आगे देखें। राज्य विधानसभा के सभी सदस्य उस जिले से निर्वाचित एवं नामित हुए हैं, ठीक। राज्य विधानसभा के सभी सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित या नामित हुए, मतलब किसी जिले से अगर कोई विधायक है तो डायरेक्ट आपके जिला पंचायत के सदस्य हो जाएंगे। क्लियर है? चाहे वो निर्वाचित हो या नामित हो, दोनों तरीके से। जिले के सभी जनपद पंचायतों के अध्यक्ष और जिला पंचायत के नामित सदस्य होंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जो भी जनपद पंचायत के अध्यक्ष होंगे ना, मतलब देखिए सबसे बड़ी चीज़ कौन यहाँ पर, सबसे छोटे छोटे पहले ग्राम सभा, फिर आपका कौन आएगा ग्राम पंचायत, फिर कौन आएगा जनपद पंचायत, फिर सबसे बड़ा कौन होगा कवर करते हुए जिला पंचायत, ठीक। तो इस जिला पंचायत के अंतर्गत आने वाले जनपद पंचायत जितने भी हैं उनके जो अध्यक्ष होंगे वो सभी जिला पंचायत के नामित सदस्य होंगे। क्लियर? तो ये पूरी संरचना है जिला पंचायत की, ठीक। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय है वो जिला पंचायत सदस्य नहीं होंगे। तो ये बात आप ध्यान रखना, अगर जिनका भी निर्वाचन क्षेत्र पूर्ण तरीके से नगरीय है वो जनपद और जिला पंचायत दोनों के केस में सदस्य नहीं हो सकते। आगे बढ़ते हैं। चलिए, पंचायत पदाधिकारियों की पदमुक्ति। अब यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें होगी। अब रही बात तो प्रथम सम्मेलन कौन बुलाया जाएगा, तो वही बात है कि प्रथम सम्मेलन आपका मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वही बात है जैसे जनपद पंचायत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ही होता है, वैसे ही जिला पंचायत में भी होता है। प्रथम सम्मेलन उसी के द्वारा बुलाया जाएगा, 30 दिनों के भीतर बुलाना पड़ेगा, रिजल्ट प्रकाशन की तिथि से, साथ ही साथ उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा, शपथ ग्रहण होगा। ये सारी बातें जो जनपद पंचायत में थी वही बातें जिला पंचायत में भी रहने वाली है। त्यागपत्र की अगर मैं बात करूं तो जो जिला पंचायत के सदस्य होंगे वो अपने अध्यक्ष को त्यागपत्र देंगे और जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे जिला पंचायत के वो अपना त्यागपत्र कलेक्टर को देंगे, जैसे जनपद पंचायत में हो रहा था। क्लियर? और सारे प्रावधान सेम है वैसे ही जैसे पुराने हमने देखे हुए हैं। इस कारण हमारा जिला पंचायत हो गया समाप्त उतना में। क्लियर? अब देखते हैं पदमुक्ति कैसे होगी। जो भी पंचायत पदाधिकारी हैं वो अपने पद से कैसे कैसे हट सकते हैं। क्लियर है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अविश्वास प्रस्ताव, ठीक। अविश्वास प्रस्ताव तो किसके किसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा वो चीज़ समझ लीजिए। हमेशा अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध ही लाया जाएगा, ना कि सदस्यों के विरुद्ध, ये आप ध्यान रखें। क्लियर? जैसे ग्राम पंचायत की बात करें तो सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की बात करें तो उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ ही आपका अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। कौन कौन सी धारा, तो धारा भी आपको ध्यान में रखनी है, तो धारा ध्यान में रख लीजिए। आपकी धारा 21 के तहत, धारा बोल रहा हूं मैं, अनुच्छेद वगैरह कुछ नहीं कह रहा हूं, धारा कह रहा हूं, तो ये धारा भी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। धारा 21 के तहत ग्राम पंचायतों के सदस्यों, माफ कीजिए सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। धारा 28 के तहत आपका जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। और धारा 35 के तहत जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। ये आप धारा 7 में ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अविश्वास प्रस्ताव की सूचना उस निकाय के कुल सदस्यों के 1/3 समय सदस्य हस्ताक्षर करके सक्षम अधिकारी को सौंपते हैं। सूचना देनी पड़ेगी पहले, कितना, कुल सदस्यों की 1/3 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे और सक्षम अधिकारी को सौंपेंगे, तब अविश्वास प्रस्ताव की जो भी कार्यप्रणाली है वो लाई जाएगी। ठीक। अच्छा, कौन किसके द्वारा लाया जाता है, तो सीधी बात है सरपंच और उप सरपंच अगर उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है तो पंचों के द्वारा लाया जाएगा, और बचे हुए जिला पंचायत और जनपद पंचायत के केस में सदस्यों के द्वारा लाया जाएगा, आम आदमी के द्वारा नहीं लाया जाएगा।
किसी सभा में अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है ना, तो सभा के सदस्यों के द्वारा ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट है ये सारा। अब अविश्वास प्रस्ताव की सूचना मतलब ला रहे हैं 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी है, किसको वो सौंपेंगे। ठीक है, तो प्राधिकारी कौन होगा जिसको वो सौंपेंगे इसका प्रस्ताव। तो देख लीजिए, सरपंच और उप सरपंच के लिए अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है पंचों के द्वारा, तो वो जो अपना 1/3 पंच हैं जो हस्ताक्षर करके सौंपेंगे, वो किसको सौंपेंगे, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को सौंपेंगे। ठीक है, ये प्रस्ताव का जो पत्र है वो। जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो जिला कलेक्टर को सौंपना पड़ेगा, यही 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर करके जो पत्र होगा उसको, और जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के केस में संचालक पंचायत को सौंपना पड़ेगा। ठीक है, तब अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अविश्वास प्रस्ताव के लिए 1/3 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके दे दिया संबंधित अधिकारी को, अब उसकी प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो बैठक में क्या होगा, कैसे होगा वो देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, कैसे करेगा, इसकी बात करें तो देखिए, सरपंच और उप सरपंच के लिए अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो नायब तहसीलदार या उसका समकक्ष अधिकारी, ठीक है, उस बैठक की अध्यक्षता करेगा। अब देखिए भाई, सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ ही अगर आपका अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है तो वो खुद तो अध्यक्षता करेंगे नहीं। मान लेते उप सरपंच के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, लेकिन फिर भी अध्यक्ष यहाँ पर मतलब सरपंच अध्यक्षता नहीं करेगा। कौन अध्यक्षता करेगा, नायब तहसीलदार या समकक्ष अधिकारी। क्लियर। जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो डिप्टी कलेक्टर या उसके समकक्ष अधिकारी के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी उस बैठक की जिसमें अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है तो उस बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर के द्वारा की जाएगी। लेवल बढ़ रहा है देखने, पहले नायब तहसीलदार, फिर डिप्टी कलेक्टर या समकक्ष, या उसके बाद कलेक्टर और अतिरिक्त कलेक्टर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब अविश्वास प्रस्ताव पास कैसे होगा, बैठक तो हो रही है लेकिन पास भी कराना पड़ेगा। पहले तो 1/3 सदस्यों ने अनुमोदन किया, ठीक, अब पास करवाना है, तभी उनको पद से हटाया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। ठीक है, तो कैसे होगा, बैठक में जितने भी उपस्थित हैं उसमें से 3/4 सदस्य इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। ठीक है, और उसके पक्ष में मतदान करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में जो उपस्थित तथा मतदान करने वाले पंच का 3/4 बहुमत होना चाहिए। ठीक है, और कुल पंच का 2/3 होना चाहिए। समझिए बात को। ठीक है, पहले तो कुल जितने उपस्थित हैं उसका 3/4, कुल जो उपस्थित हैं उस समय जो उपस्थित हैं उसमें उसका 3/4 होगा, 3/4 भाग। जो ये 3/4 भाग निकल कर आएगा ना, वो कुल पंचों का जितने भी पंच उस क्षेत्र में है उसका 2/3 होना चाहिए। समझिए, ठीक, ये आपका ये है, समझिएगा इसको। तो जितने उपस्थित है उसका 3/4 बराबर होना चाहिए कुल पंच के 2/3 के, तभी ये अविश्वास प्रस्ताव पास हो पाएगा। अगर मान लेते हैं जितने भी उपस्थित है उस समय उसका 3/4 तो है, लेकिन वो जो 3/4 है वो कुल पंचों का 2/3 नहीं हो पा रहा है, तो भी पास नहीं हो पाएगा। क्लियर है, तो ये चीज़ समझिएगा आप, ये महत्वपूर्ण कंडीशन है अविश्वास प्रस्ताव के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, उसके बाद क्या कोई चांस नहीं पद से हटा दिया जाता है क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल उनके सुनवाई के अधिकार होता है उनके पास, मतलब वो अपील कर सकते हैं फिर से कि नहीं पद से मुझे ना हटाया जाए। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव की अपील की जा सकती है। जैसे सरपंच और उप सरपंच जो है वो कलेक्टर को अपील करेंगे 7 दिनों के भीतर। जब भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है उसके 7 दिन के भीतर सरपंच और उप सरपंच, ठीक, सरपंच का उप सरपंच नहीं है, सरपंच एवं उप सरपंच है, कलेक्टर को अपील करेंगे कि नहीं इस पे कोई विचार कीजिए। ठीक, 7 दिनों के अंतर्गत। वही जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करें तो वो संचालक पंचायत को अपील करेंगे। प्रशासनिक अधिकारी है संचालक पंचायत, ठीक है, जैसे कलेक्टर है वैसी। तो 10 दिनों के भीतर इनको अपील करना पड़ेगा। पंच सरपंच को 7 दिन के भीतर, अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो जनपद पंचायत है उनको 10 दिन के भीतर, वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष को 15 दिन के भीतर अपील करना पड़ेगा। और किससे करेंगे, राज्य सरकार से करेंगे। तो देखिए ऑब्वियसली लेवल बढ़ रहा है, तो जो प्रशासनिक अधिकारी उनका भी लेवल बढ़ रहा है। इधर कलेक्टर है, इधर संचालक पंचायत है और इधर राज्य सरकार है। ठीक, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ये आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है।
और अपील करने के बाद जो अंतिम निर्णय होगा संबंधित अधिकारी का, वो 30 दिनों के भीतर आएगा। ठीक, इतने दिनों के भीतर अपील कर दिया, और जो संबंधित अधिकारी मतलब कलेक्टर, संचालक पंचायत और राज्य सरकार, वो 30 दिनों के भीतर अपने निर्णय देंगे कि हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए। जो भी निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा। ठीक, आगे बढ़े। कब नहीं लाया जाएगा, तो अविश्वास प्रस्ताव कब नहीं लाया जाएगा उसकी बात करते हैं। पद ग्रहण करने के 1 वर्ष की काल अवधि के भीतर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। जैसे मान लेते चुनाव हुआ और पहली बैठक हुई, उससे 5 वर्ष तक चलेगा, लेकिन जब तक 1 वर्ष पूरा ना हो जाए तब तक अविश्वास प्रस्ताव किसी भी सरपंच, उप सरपंच या फिर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के खिलाफ नहीं लाया जा सकता। ठीक, अगर पदाधिकारी के कार्यकाल के 6 माह शेष है, समाप्ति के 6 माह शेष है, तो भी नहीं लाया जाएगा। मतलब 6 महीने बचा हुआ है सिर्फ, तो 6 महीने में बचे हुए में क्या ही लाओगे, नहीं ला सकते, वही बात है। ठीक, और पहले एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है जो पारित नहीं हो पाया, तो उसके पारित नहीं हुआ, मान ले जैसे देखिए 1 वर्ष की अवधि हो गई पूरी, 1.5 वर्ष में कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया किसी के खिलाफ, किसी अध्यक्ष या सरपंच के खिलाफ, तो अगला अविश्वास प्रस्ताव कब आएगा, जब 1 साल पूरा हो जाएगा। मतलब कुल 2.5 वर्ष का समय सीमा पूरा हो जाएगा, क्योंकि 1.5 वर्ष में आया, फिर 1 साल बाद कितना हो जाएगा, 2.5 वर्ष। तो 2.5 वर्ष जब तक पूरा नहीं हो जाता फिर से अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। एक समझाने के लिए मैंने आपको बताया। तो जितना पहले, जब भी पहले जो अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है उसके 1 साल पूरा हो जाएगा, तब आप दूसरा अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, ये हो गया अविश्वास प्रस्ताव वाली पूरी बात। अब अगला जो पद से हटाने का तरीका है वो है पंचायत सदस्यों को वापस बुलाना, जिसे प्रत्यावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यावर्तन, जिसे कहते हैं रिकॉल। मतलब कोई अगर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आया है, उसको जनता के द्वारा ही वापस बुला लेना क्या कहलाता है? प्रत्यावर्तन कहलाता है। हम जनरली लोकसभा के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में ऐसी उम्मीद या अपेक्षा करते हैं कि काश प्रत्यावर्तन होता, रिकॉल होता, कि जो भी हम उम्मीदवार चुनकर भेजे हैं विधानसभा में या लोकसभा में, उनको वापस बुला सके, क्योंकि उनका कार्यकाल जो है वो उतना अच्छा नहीं रहा है उनके कार्यकाल के दौरान, है ना। ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ये प्रावधान हमको पंचायतों में देखने को मिलता है कि जो भी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर गए हैं उनको जनता ही फिर से वोटिंग करके वापस बुला सकती है। ठीक है, तो वही बात कर रहे हैं, पंचायत के सदस्यों को वापस बुलाना, जिसे प्रत्यावर्तन कहते हैं। दूसरी बात, ये केवल प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्यों के विरुद्ध ही लाया जाएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए या निर्वाचित, जिसे कहना चाहिए प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों के विरुद्ध, केवल जो नामजद हैं, जो नामित हैं, उनके लिए नहीं लाया जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली जनता वापस बुला रही है तो जनता उसी को वापस बुलाएगी जिसको जनता ने खुद भेजा है। कॉमन सेंस वाली बात है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिएगा। प्रत्यक्ष निर्वाचित पंचायत पदाधिकारी के खिलाफ, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक, ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/3 सदस्यों के द्वारा अभियोग पत्र या सूचना पर हस्ताक्षर करके और विहित प्राधिकारी जैसे अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा या उसको प्रस्तुत किया जाए, एसडीओ जिसे कहते हैं। ठीक है, सिंपल ये लिखा हुआ है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के जितने भी वहाँ पर सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं वहाँ पर, नागरिक हैं, उनके कम से कम 1/3 सदस्यों के द्वारा ना अभियोग पत्र हस्ताक्षर करना पड़ेगा और अधिकारी को सौंपना पड़ेगा, जैसे अनुविभागीय अधिकारी या एसडीओ। ठीक, आगे देखें। अब जैसे उसमें ग्राम सभा लिखा है तो ऑब्वियसली जनपद पंचायत के केस में भी अल्टीमेटली निर्वाचन क्षेत्र तो है, वहाँ पर भी तो लोग हैं। अब वो जो लोग कहाँ से आ रहे हैं? ग्राम सभा से ही आ रहे हैं मत देने के लिए, वो गांव के लोग हैं, तो वही कारण ग्राम सभा लिखा है, समझिएगा यहाँ पर थोड़ा सा। आगे देखिए, इसके बाद क्या प्रोविजन होने वाला है, क्या प्रावधान होने वाला है। इसके बाद अगर 1/3 सदस्यों के द्वारा जो उस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आ रहे हैं हस्ताक्षर करके दे दिया जाता है, तो फिर क्या होगा? राज्य निर्वाचन आयोग जो है ना गुप्त मतदान करवाएगा, राज्य निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, अब राज्य निर्वाचन आयोग कहें या राज्य निर्वाचन अधिकारी कहें, वो गुप्त मतदान आयोजित करवाएगा। अगर कुल मतदाता के आधे से अधिक पंच या सरपंच को वापस बुलाने के लिए पक्ष में मत दे देते हैं तो फिर वो बहुमत पारित हो जाता है, तो पंचायत पदाधिकारी तत्काल रूप से अपने पद से रिक्त माने जाएंगे। क्लियर है? आधे से अधिक, ये चीज ध्यान रखिएगा, आधे से अधिक
50% से अधिक अगर मतदाता वोट कर देते हैं, ठीक है ना, कुल मतदाता के, ठीक है, तो पद रिक्त माना जाएगा अगर पारित हो जाता है बहुमत से। तो क्लियर है। अब एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली बात है, कुल मतदाता नहीं है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कुल मतदान है। यहाँ पर जितना भी मतदान हो रहा है उसके आधे से अधिक मतदान अगर पक्ष में, वापस बुलाने के पक्ष में अगर मत दे दिए जाते हैं तो आपका वो पारित हो जाएगा, पद रिक्त माना जाएगा। उसके बाद अपील कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल अभी भी अपील कर सकते हैं। अगर पारित हो भी गया है, रिकॉल प्रत्यावर्तन पारित हो गया किसी सदस्य के विरुद्ध, तो वो अपील कर सकता है 7 दिन के भीतर कलेक्टर को, ठीक है। और कलेक्टर 30 दिन के अंतर्गत अपना फैसला सुना देगा अंतिम रूप से, जो उसका निर्णय अंतिम होगा। ठीक, आगे देखें। वापस बुलाने की प्रक्रिया कब नहीं लाई जाएगी? तो जब तक किसी सदस्य का कार्यकाल 2.5 वर्ष का पूरा नहीं हो गया है तब तक नहीं लाया जा सकता। मतलब आधा कार्यकाल, सीधा बोल सकते हैं क्या, आधा कार्यकाल। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और 2.5 वर्ष की बात कर रहे हैं, मतलब आधा कार्यकाल हो जाना चाहिए, उसके बाद ही आप प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। तो पद धारण करने की तारीख से 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा ना हो जाए तब तक प्रत्यावर्तन की जो प्रक्रिया वो नहीं लाई जा सकती। यदि उपचुनाव में निर्वाचित सरपंच का आधा कार्यकाल पूरा ना हो गया हो, अब देखिए जैसे मान लेते हैं किसी के खिलाफ प्रत्यावर्तन पास हो गया, 2.5 वर्ष का समय हो गया पूरा, अब जो उपचुनाव हुआ उसमें नया चुनकर आएगा 2.5 वर्ष के लिए, तो 2.5 वर्ष के लिए अब उसका आधा कार्यकाल देखेंगे। उसका जब आधा कार्यकाल, मतलब 2.5 वर्ष का जब आधा कार्यकाल पूरा हो जाएगा तभी फिर प्रत्यावर्तन उसके खिलाफ लाया जाएगा। मतलब सीधा सीधा यहाँ पर आधा कार्यकाल आपको ध्यान में रखना है। ठीक, ये 2.5 वर्ष इसलिए लिखा है क्योंकि शुरू में कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो 5 का आधा 2.5। अब बचा उपचुनाव में जो चुनकर आया नया व्यक्ति निर्वाचित होकर, उसके लिए 2.5 वर्ष का समय शेष है क्योंकि बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनकर आता है, तो उस 2.5 वर्ष का आधा मतलब वो जो होगा उसके पूरा होने पर ही प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया लाई जाएगी। ठीक, और यदि 6 माह शेष है तो भी प्रत्यावर्तन नहीं लाया जाएगा। किसी भी, जैसे अविश्वास प्रस्ताव के केस में भी ऐसी हो रहा था कि अगर 6 महीने शेष है तो फिर नहीं लाया जाएगा। ठीक, तो ये का सारी कंडीशन है जब नहीं लाया जाएगा। ये क्लियर। आगे बढ़ते हैं। निलंबन, अच्छा, प्रत्यावर्तन जो है ना, अनुच्छेद 21 धारा 21 क के तहत लाया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। प्रत्यावर्तन जो है धारा 21 क, ये आप ध्यान रखेंगे। धारा प्रत्यावर्तन की जो प्रक्रिया है धारा 21 क के तहत, ठीक है, ये धारा भी महत्वपूर्ण है, धारा कह रहा हूँ मैं, 21 क के तहत प्रत्यावर्तन लाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पंचायत के पदाधिकारियों को निलंबन, सस्पेंशन। ठीक, धारा 39। ठीक, पंचायत के पदाधिकारियों का निलंबन, सस्पेंशन। किसी भी पंचायत पदाधिकारी जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता या आईपीसी धारा के तहत, जैसे हत्या, जेल में हत्या, गैर इरादतन हत्या, महिला बाल शोषण, बलात्कार, इसके अलावा किसी दवाई के रूप में सम्मिश्रण करना, मिलावट करना या धोखाधड़ी करना अपराध जैसे शामिल हो, तो उसके खिलाफ ये सस्पेंशन या निलंबन की प्रक्रिया लाई जा सकती है। ठीक है, निलंबन की सूचना 10 दिन के भीतर राज्य शासन को भेजी जाएगी। जो भी निलंबन करना है ना, वो संबंधित अधिकारी के द्वारा राज्य सरकार को 10 दिन के भीतर भेजी जाएगी। निलंबन आदेश की पुष्टि राज्य सरकार द्वारा सूचना प्राप्ति के तारीख से 90 दिन के भीतर नहीं की जाती है तो वह निलंबन निष्प्रभावी समझा जाएगा। जैसे देखिए, अगर किसी सदस्य के विरुद्ध हत्या, जेल में हत्या, गैर इरादतन हत्या, महिला बाल शोषण या बोलना चाहिए बलात्कार या मिलावट का बहुत सारे जो भ्रष्टाचार है उसका आरोप अगर लगे, तब उसके केस में संबंधित अधिकारी के द्वारा निलंबन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, लेकिन उसकी सूचना राज्य सरकार को भेजनी पड़ेगी 10 दिन के भीतर, और अंतिम निर्णय राज्य सरकार के द्वारा होगा। ये चीज़ ध्यान रखिए। और राज्य सरकार को अपनी सहमति 90 दिन के अंतर्गत देनी पड़ेगी, लिखा हुआ है यहाँ पर। राज्य सरकार 90 दिन के भीतर उस पर अमल करना होगा। अगर राज्य सरकार 90 दिन के भीतर अमल नहीं करती है तो यह निलंबन की जो बोलते हैं सूचना जो होगी वो निष्प्रभावी समझी जाएगी, मतलब उसका निलंबन नहीं होगा। क्लियर। चलिए, किसी पंचायत पदाधिकारी को उसके पद से निलंबन हेतु अधिकृत अधिकारी, जैसे कि मैंने कहा, संबंधित अधिकारी के द्वारा हटाया जाएगा निलंबन के लिए, मतलब निलंबित किया जाएगा। राज्य सरकार को तो भेजना, अंतिम निर्णय राज्य सरकार का ही होगा, लेकिन निलंबित करना है क्योंकि ये आरोप लगा है। ये कौन डिसाइड करेगा, कौन अधिकारी है? तो वही अधिकारी की बात कर रहा हूं मैं। तो देखिए,
यहाँ पर ग्राम पंचायत के केस में सरपंच, उप सरपंच या पंच को अगर निलंबित करना है तो उसके लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उत्तरदायी होंगे कि निलंबित करना है या नहीं करना है। जनपद पंचायत के केस में मतलब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सभी शामिल है। कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर देखेंगे निलंबित करने के लिए, ठीक है। जिला पंचायत के केस में कलेक्टर, ठीक, मतलब जनपद और जिला पंचायत के केस में कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, और ग्राम पंचायत के केस में आपको अनुविभागीय अधिकारी के तौर पे ध्यान में रखना है। जो निलंबित करने वाले हैं वो जो राज्य सरकार को सूचना भेजेंगे निलंबन की। क्लियर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पॉइंट आपको, जो निलंबन से खाली हुए पद है ना, निलंबन से जो भी पद खाली हो जाएंगे उसके लिए चुनाव नहीं होंगे। स्थानापन्न पंच, अध्यक्ष या सरपंच चुने जाएंगे उसके लिए, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो निलंबन से खाली हुए पद के लिए चुनाव नहीं होंगे। क्लियर। चलिए अगला देखिए, निर्वाचित पंचायत पदाधिकारी को पद से हटाना, रिमूवल, पद से हटा देना, ये एक और तरीका होता है हटाना, ठीक है। क्लियर। चलिए, पद से हटाना, धारा 40 के तहत उनको पद से हटाया जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। धारा 40 के तहत उनको पद से हटाया जाता है। तो देखिए कैसे कैसे हटा रहे हैं। एक हो गया अविश्वास प्रस्ताव, एक हो गया प्रत्यावर्तन जब जनता के द्वारा बुला लिया जाता है, एक होता है निलंबन, और चौथा अभी हम देख रहे हैं क्या, किसी पंचायत पदाधिकारी को पद से हटा देना। तो किन किन आधारों पर हटाया जाता है वो पूरी एक लंबी लिस्ट है, उसको आप देखिएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है या किसी अपने सगे संबंधी को फायदा वो पहुँचा रहा है पंचायत के पद पर रहते हुए, ठीक है, ये सारे उसमें क्राइटेरिया रहती हैं, तो उसके आधार पर इनको पद से हटाया जा सकता है। उसके अलावा और देखिए इसमें किन किन आधारों पर हटाया जाता है। अगर पंचायत का कोई भी पदाधिकारी ग्राम पंचायत की अनुमति के बिना, पंचायत के 6 माह के कामकाज के दौरान आधे से अधिक पंचायत की बैठकों में अनुपस्थित रहा हो, आधे से अधिक बैठकों में अनुपस्थित रहा हो। दूसरा, लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहा हो, साथ ही साथ पंचायत की स्थायी समिति में लगातार 3 बैठकों में नहीं आया हो, ठीक है, तो ऐसे सदस्यों को पद से हटा सकते हैं, उसकी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। क्लियर। एक तो 6 माह के अंतर्गत आधे से अधिक बैठक में नहीं उपस्थित है, दूसरा लगातार 3 बैठक में अनुपस्थित है, तीसरा पंचायत की जो समितियां होती है, स्थायी समितियां, उसके लगातार 3 बैठकों में उपस्थित नहीं रहा हो। ये चीज़ ध्यान रखें। पंचायत समिति हम पढ़ेंगे ना अभी, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, अभी नहीं पढ़ा आपने। आगे देखिए अब कौन कौन से संबंधित अधिकारी होंगे पद से हटाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ग्राम पंचायत के पदाधिकारी को हटाने के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जैसे हम देख रहे थे कि निलंबित जो कर रहे थे वही है। जनपद पंचायत के केस में कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर, और जिला पंचायत के केस में संचालक पंचायत, ठीक। जब निलंबन कर रहे थे तो जिला पंचायत के केस में कौन था, कलेक्टर, लेकिन जब हम पद से हटा रहे हैं पंचायत पदाधिकारी को जिला पंचायत के केस में वो संचालक पंचायत होंगे, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब देखिए पांचवा जो तरीका होता है उनको पद से मुक्त करने का, वो होता है कि वो खुद से त्यागपत्र दे दें। तो इसमें कुछ पढ़ने वाली बात नहीं है, अगर वो जो त्यागपत्र दे देते हैं तो उनका पद रिक्त हो जाता है। और त्यागपत्र मतलब ये धारा 37 के तहत होता है, धारा 37 के तहत। तो ये सारे धाराएं आप ध्यान में रखेंगे। जैसे मैंने कहा धारा 21 मतलब अविश्वास प्रस्ताव पंचायत, ग्राम पंचायत, धारा 28 जनपद पंचायत, धारा 35 जिला पंचायत या अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। फिर साथ में मैंने धारा 37 आपको बता दिया, 39 और 40 बता दिया, साथ में धारा 21 का बताया था प्रत्यावर्तन के लिए, तो ये धारा भी आप साथ में ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा आज का इतना टॉपिक पंचायत के संबंध में। लगभग हमने पूरे पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत को कवर कर लिया है, सारी बातें, सारे प्रावधान कवर कर लिए हैं। फिर भी बहुत सारी बातें पंचायत के अंतर्गत ही शेष रह गई हैं, जो मैं उसके अगले भाग में उसको कवर कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। और भी कोई अगर दुविधा रहती है आपको तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेड्यूल को बिल्कुल देख लीजिएगा, तय शेड्यूल के हिसाब से आपको सारी क्लासेस आपको मिलने वाली है, ठीक है। अंतिम समय में रिवाइज करने के लिए सबसे बेहतरीन हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं दोस्तों। मतलब एक तरीके से अगर आप खुद से पढ़ें, अगर वही तरीका हम अपना रहे हैं कि आप खुद से भी पढ़ें, तो अगर आप वीडियो भी देखकर अगर आप पढ़ते हैं इससे, तो आपका रिवीजन ही होगा, अगर आपने पहले भी पढ़ रखा है तो भी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।